नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की पहली बुक, जो कि है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। यह प्राचीन काल से संबंधित है और इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू की थी कि वो किस प्रकार रहते थे, खेती कैसे करते थे, कैसे कैसे वहाँ से अवशेष मिले हैं, वो व्यापार कैसे करते थे, उपमहाद्वीप के अंदर कैसे व्यापार करते थे, दूसरे देशों के साथ कैसे व्यापार करते थे, वो किस प्रकार के बाट इस्तेमाल करते थे, उनकी लिपि कैसी थी, वो पढ़ी क्यों नहीं जा सकी। इस प्रकार की बहुत सी बातों के बारे में हमने पिछले 3 वीडियो में चर्चा की है और उससे आगे बढ़ते हुए आज मैं प्रयास करूँगा कि इस वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि काफ़ी देर रात को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 12:10 का समय है, तो मैं कह नहीं सकता कि मैं पूरा पढ़ाऊँगा या नहीं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आज रात को ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड करूँ और ये चैप्टर ख़त्म करूँ। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राचीन सत्ता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के उदय और पतन के बारे में, और जो शुरुआती डायरेक्टर जनरल्स थे इसके, जो खासतौर से अंग्रेज अधिकारी थे, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, उनका खुदाई का एक्सपीरियंस किस प्रकार से रहा, खुदाई की शुरुआत कैसे हुई, इन सारी बातों का जिक्र करते हुए हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की इस पहली बुक का पहला चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं प्राचीन सत्ता से। आपके दिमाग में एक चीज़ तो जरूर आई होगी, यदि आपने पहले के 3 वीडियो देखे हैं या ये नहीं भी देखे हैं तो आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कभी पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर और दक्षिण में आप चलेंगे महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पश्चिम में पाकिस्तान के सुत का गेंडोर से लेकर और पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, इतना बड़ा इलाका है भारतीय उपमहाद्वीप के। और उस इलाके में आपको इस कालखंड के दौरान, यानी खास तौर से 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक, कि आपको एक जैसी ईंटें दिखाई देती हैं, एक जैसे मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं, एक जैसे उनके बाट हैं, एक जैसी उनकी मोहरें हैं, उनकी जो लिपि है सभी मोहरों पर या बर्तनों पर वो बिल्कुल एक जैसी है। उनके नगरों का निर्माण, गलियों का निर्माण, उनकी सड़कों का निर्माण एक तरीके से दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, एक सामान्य विद्यार्थी की तरह मैं अपने आप को समझूं तो मेरे दिमाग में तो ये आता है कि इतने बड़े इलाके के अंदर निश्चित रूप से कोई एक केंद्रीकृत शासन रहा होगा, जहां से पूरे इस इलाके के लिए नीतियां बनती थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे शहरों को बसाना है, किस प्रकार की लिपि इस्तेमाल में लानी है। ये संभव प्रतीत नहीं होता कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा निवास करते होंगे, या जो अलग अलग इलाकों में बंटा हुआ है और वहाँ शासन करने वाले अपने आप में स्वतंत्र हैं, तो एक जैसी एकरूपता देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई भी जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो हम पूर्णतः सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ नहीं पाए हैं और इतना ज़्यादा कुछ लिखा गया है भी नहीं और हम पढ़ भी नहीं पाए हैं। तो ये सारे अनुमान हैं। हम कौन सा अनुमान सबसे सत्य के नज़दीक हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैसे विद्वानों के या इतिहासकारों के क्या क्या अनुमान हैं वो भी हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं, साथ साथ मैं आपको ज़रूरी बातें बताता चलूँगा। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए संकेत मिलते हैं। भाई, इतने बड़े इलाके में एक रूपता बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से जो भी फैसले लिए होंगे वो और उन्हें कार्यान्वित किए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आप देखते हैं कि कितनी एक रूपता है, तो उनको कार्यान्वित करने और इन फैसलों को लेने के लिए एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के संकेत हमें देखने को तो मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले, एक जैसे दिखाई देते हैं मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, मोहरें, बाट और ईंटें। इनसे स्पष्ट है कि कोई ना कोई व्यक्ति इसके बारे में फैसले लेता था, कोई एक केंद्रीकृत व्यक्ति या कोई समिति इसके बारे में फैसले लेती थी और इस बात की भी निगरानी करती थी कि पूरे राज्य में उसकी पालना हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था। हाल देखिए, आप ये देखिए कि आप जम्मू कश्मीर से लेकर और महाराष्ट्र तक जाएंगे और सुत का गेंडोर पाकिस्तान से लेकर भारत में आप उत्तर प्रदेश तक, आलमगीरपुर तक, मेरठ जिला तक आएंगे तो कितनी दूरी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी एक शहर में या एक गांव में ईंटों के भट्ठे लगे हैं और वहीं से पूरे राज्य में या इतने बड़े साम्राज्य में ईंटें सप्लाई होती हों। निश्चित रूप से हर राज्य में, हर गांव में, हर शहर में अलग अलग ईंटें बनती होंगी। जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की ईंटें बनती हैं। तो निश्चित रूप से कोई तो उनके लिए उनको गाइडलाइन मिली हुई थी कि आपको इस आकार की ईंटें बनानी है। वो आपस में किसी हिसाब से तो कनेक्ट जरूर थे। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी, यानी ऐसे इलाकों में जहां पर कोई
धातु वगैरह मिलती है या और कोई बहुमूल्य पत्थर वगैरह मिलते हैं या कहाँ पर विशेष तौर से कौन सा काम हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग बस्तियाँ बसी हुई मिलती हैं। तो शहर और गाँव को बसाने का या खास तौर से शहरी केंद्र हैं या व्यापारिक जो केंद्र हैं उनको बसाने का निश्चित रूप से अलग से प्रयास किया गया होगा। साथ ही कुछ और भी मैं आपको बताता चलूँ इसी में ऐड करते हुए कि जैसे जो शहर है उसमें किस प्रकार से मकान बने हुए हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, अतिक्रमण बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जैसी सड़कें और नालियाँ बनी हुई हैं उससे यह अनुमान लगता है कि नालियाँ और सड़कों के लिए पहले जगह छोड़ी गई है, उसके बाद में मकान बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा प्री प्लानिंग के बिना, किसी प्रकार के नियोजन प्लानिंग के बिना तो ऐसा हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। यानी इतनी बड़ी मात्रा में ईंटें बनाना, इतने बड़े बड़े शहर बसाना, इतनी अच्छी अच्छी सड़कों के लिए और नालियों के लिए जगह बनाना, तो कितने सारे मजदूर, टेक्नोलॉजी की यदि बात करें तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं होगी, बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरतें पड़ती होंगी। जो हैवी मशीनरी आजकल हम यूज़ करते हैं वैसी तो निश्चित रूप से तब नहीं थी। तो इतने सारे लोग काम के लिए इकट्ठा कैसे होते होंगे? निश्चित रूप से किसी प्रकार के राजा के या कोई एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था जिसकी बात मानने को लोग बाध्य हों या जो बड़े पैमाने पर उनके लिए पैसों की व्यवस्था कर सके, उनके आदेश पर ही लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था, यानी किसके द्वारा ये संचालित होते थे? यहाँ पर बताने से ज़्यादा आपके लिए प्रयास ये है कि आप सोचें, खुद विचार करें विद्यार्थी। नई एनसीईआरटी का मोटिव यही है कि विद्यार्थी सोचने वाले प्राणी बने, वो विचार करें इन बातों पर कि उनके दिमाग में क्या आता है, इतिहास से वो क्या सीखने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को कैसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रासाद तथा शासक, यानी महल के बारे में और कौन शासन चलाता होगा उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी है। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में कि सत्ता का केंद्र कहाँ था, कहाँ से शासन चलता था, कौन लोग थे जो शासन चलाते थे, तो पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। यानी जो खुदाई में मिले हुए अवशेष हैं उनसे हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता जिससे स्पष्ट तौर पर पता चल जाए, यानी सीधे तौर पर हमें ये जानकारी मिल जाए कि शासन कौन चलाता था और कैसे चलाता था। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की यानी एक राजमहल की संज्ञा दी, परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। यानी जो गढ़वाला इलाका है मोहनजोदड़ो के अंदर, वहाँ उस गढ़ वाले इलाके में काफ़ी बड़े स्तंभों वाले एक महल के आकार की संरचना दिखाई प्रतीत होती है जो खुदाई में मिली है, लेकिन उसमें भी ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जो कि विलासिता की सामग्री हो या जिससे ऐसा अनुमान लगे कि यहाँ कोई महल था या कोई राजा शासन करने वाला वो यहाँ निवास करता था। बाकी जो शहर, जो निचला शहर है, वहाँ से जो सामग्रियाँ मिली हैं वैसी ही सामग्रियाँ गढ़ वाले क्षेत्र से हमें देखने को मिलती हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा, प्रीस्ट किंग, जो ऊपर आपको मूर्ति बार बार आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में, इसको भी पुरोहित राजा बताने का प्रयास किया गया है। मोहनजोदड़ो से मिली है ये मूर्ति और बताया गया है कि इस प्रकार के ये कोई राजा होगा वहाँ का, या पुरोहित होगा, धर्माधिकारी होगा जो शासन चलाता होगा। अब ये पुरोहित या जो धर्म की व्यवस्था संभालने वाला प्रमुख व्यक्ति शासन चलाता होगा, ये थ्योरी पहले आई कहाँ से? देखिए, हड़प्पा सभ्यता से पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानकारी अच्छे तरीके से हो पाई थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं, बेबीलोन की है, सुमेरिया की है, असीरिया की है, कैल्डिया की है, उसके अंदर काफ़ी सारी सभ्यताएं हैं। और वहाँ पर जो बड़े बड़े जिगुरात हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, और वहाँ से जो उनकी तो जो लिपि है वो पढ़ी जा चुकी है, किलाक्षर या क्यूनिफॉर्म लिपि है वो पढ़ी जा चुकी है। तो वहाँ ये पता चलता है कि जो धर्माधिकारी, जो पुरोहित थे, वो शासन संभालते थे। तो शुरुआत में मेसोपोटामिया से तुलना की गई हड़प्पा सभ्यता की, और इस मूर्ति के कारण ये जताने का प्रयास किया गया कि ये किसी योगी वगैरह की या ऐसा कोई पुरोहित राजा वगैरह की मूर्ति है जो यहाँ का शासन संभालता होगा। हालांकि क्या अकेले इसी ने संभाला होगा, जो और भी पीढ़ियाँ आई होंगी इससे पहले या इससे बाद में, लेकिन ये तो स्पष्ट तौर से दिखाई देता है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। पूरी तरह से कोई ये कह नहीं सकता कि यही व्यक्ति कभी ना कभी राजा रहा होगा। किसी भी व्यक्ति की मूर्ति हो सकती है, किसी सामान्य मंत्री की हो सकती है, किसी अधिकारी की हो सकती है, किसी सामान्य व्यक्ति की भी हो सकती है, किसी सेठ की हो सकती है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, उनमें से कुछ संभावनाओं पर हम यहाँ विचार कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को कट कर कर बताने में प्रयास नहीं रखता। जो भी मेरे दिमाग में आएगा, जो भी मैं आपके लिए उपयुक्त समझूंगा, उसको बार बार बताने का प्रयास करूँगा।
और ये जो पुरोहित राजा वाला नाम है ये शुरुआत में दिया गया है और आज तक प्रचलित है, जैसा कि हम एनसीईआरटी वाली इस पुस्तक में भी देख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद जो कि पुरातत्व का काम करते हैं, पुराने स्थलों की खुदाई करवा के उनका अन्वेषण करते हैं, मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। उन्होंने यही समानताएं जो मेसोपोटामिया में थी उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता की तुलना करने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे आगे वाले पृष्ठों पर चर्चा भी होगी, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं। यानी यदि कोई धर्म की पालना भी होती थी, कोई धर्माधिकारी भी था, तो किस प्रकार की अनुष्ठानिक क्रियाएं थी, क्या किसी पुरोहित का इतना बड़ा नियंत्रण वहां पर हो सकता है, कैसे अनुष्ठान वो करते होंगे, धर्म की मान्यता किस प्रकार की थी, कितनी व्यापक थी, इसके बारे में पूरी तरह से जो पुरातात्विक अवशेष हैं उनसे हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी, यानी जो धर्माधिकारी हैं वही शासन संभालते होंगे, इसका भी कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। उनका कहना था कि ऐसी केंद्रीकृत शासन वाली कोई प्रणाली नहीं थी, वहाँ पर आपस में संपर्क बहुत थे, आपस में जो राज्य हैं या शहर हैं उनमें संपर्क थे और लोग अपनी शासन व्यवस्थाएं खुद जैसे किसी ग्राम समुदाय या शहरी निकाय की तरह ही शासन व्यवस्थाएं संभाला करते थे। सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, यानी जैसे भी हमने चर्चा की, जो महल जैसी संरचना मिली है उसमें भी कोई विशेष विलासिता की वस्तुएं नहीं मिलती हैं, तो अनुमान ये लगाया जाता है कि लोगों की सामाजिक स्थिति समाजवाद की तरह थी, एकदम समान थी। यानी सभी लोगों, यानी जो पूंजीवाद वाली जो अवधारणा है, कुछ लोगों के पास बहुत अधिक धन है या कुछ लोग बेहद गरीब हैं, ऐसी स्थिति नहीं थी। ऐसा कुछ विद्वान अनुमान लगाते हैं कि सभी लोग एक तरह की जो सामाजिक समानता, समाज में जो समानता थी वो वहाँ पर होती थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे, कालीबंगा का कोई अलग राजा होता होगा। तो इस प्रकार की संभावनाएं भी कुछ पुरातत्वविद और इतिहासकार लगाते हैं। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पूरा वस्तुओं में समानता देखने को मिलती है और जैसी हमने यहाँ अभी चर्चा भी की थी कि पूरा एक ही राज्य था और एक ही केंद्रीकृत शासन प्रणाली, कोई एक ही राजा इनको संभालता था। इसी कारण नियोजित बस्तियों के साक्ष्य हमें मिलते हैं, यानी प्लान की हुई बस्तियां जो बसाई गई हैं, जो शहर बसाए गए हैं, उनके साक्ष्य, उनके सबूत हमें मिलते हैं। ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात मिलता है, 4:2:1 की ईंटें हमें इतने बड़े एरिया में एक जैसी दिखाई देती हैं, तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। यानी बहुत सारी ऐसी बस्तियां बसाई गई हैं जहां कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके, तो निश्चित रूप से उन बस्तियों को बसाने का प्रयास किसी केंद्रीकृत व्यवस्था या राजाओं के द्वारा किया गया होगा। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है, जो मैंने आपको बताई, जो अभी लास्ट में जो दिया गया है कि कोई केंद्रीकृत व्यवस्था, कोई एक व्यक्ति किसी एक स्थान से, वो मोहनजोदड़ो था या हड़प्पा था, कहाँ से था, या उनकी 2 राजधानियाँ थी, वहाँ से वो शासन संभालते थे और पूरे क्षेत्र को नियंत्रण करते थे। उन्होंने अधिकारियों वगैरह की नियुक्ति कर रखी होगी या मंत्री परिषदें होंगी जो इस सारे क्षेत्र के लिए नीतियाँ बनाते थे और उन नीतियों को कार्यान्वित करवाने के लिए प्रयास करते थे। क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं लगता। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि वहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहर हैं या अलग अलग इलाके हैं, वहाँ अलग अलग शासक होंगे और इतने बड़े एरिया में आपस में उनमें एक रूपता देखने को मिल जाती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति अलग तरीके से जरूर सोचते हैं, अलग तरीके से नीति बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, थोड़ा सा एक सत्य के निकट हमें दिखाई नहीं देता है। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? देखिए, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि आपको पीजीटी के लिए या कुछ और एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर फैक्ट्स की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है और मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि उसमें क्या जिक्र किया गया है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, वो मैंने बता रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ और उस पतन के सारे कारणों की मैंने एकदम अच्छे तरीके से विवेचना की हुई है, और कौन कौन से विद्वान क्या क्या मानते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ होगा, इसका मलेरिया से पतन हुआ है या बाढ़ से हुआ है या किसी और महामारी से हुआ है या भूकंप के कारण हुआ है। तो इस प्रकार की सारी संभावनाओं के बारे में विचार करते हुए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। वो यदि आप प्लेलिस्ट के अंदर देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की अलग प्लेलिस्ट है,
प्लेलिस्ट है और वहाँ पर आपको हड़प्पा सभ्यता का उदय व पतन नाम का एक वीडियो मिलेगा। उसमें पूरी जानकारी है, यानी उसमें फैक्ट ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि ये एनसीईआरटी वाली भी पूरी जानकारी है, इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात है वो हो सकता है उसमें थोड़ी सी कम हो, लेकिन उसमें पर्याप्त जानकारी आपको दी गई है और वो वीडियो आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए। अब सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कब हुआ, ये हमने शुरुआती वीडियो में बात की थी कि ये सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व में चली। तो इसका मेन जो पीरियड है जिसके अंदर इन शहरों का विकास हुआ है, ये जो एक जैसी ईंटें, एक जैसे मिट्टी के बर्तन हमें दिखाई देते हैं, ये जो लिपि दिखाई देती है, ये इस काल की देन है, 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। यानी इसके पतन की शुरुआत हम 1900 ईस्वी पूर्व से मान सकते हैं। 1900 ईस्वी नहीं है, ये 1900 ईस्वी पूर्व से मान सकते हैं, बीसी से। तो 1900 ईस्वी पूर्व से इसके पतन की शुरुआत मानते हैं और 1800 ईस्वी पूर्व तक आते आते बहुत सारे इलाके इनके खाली हो गए थे और उनके लिए बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं, जिसके लिए मैंने आपको वीडियो में बताया। इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे वो कारण क्या रहे होंगे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। चोलिस्तान जो भारत में राजस्थान वाला रेगिस्तान है, उससे लगते पाकिस्तान वाला जो रेगिस्तान है, उसके लिए चोलिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। यानी जहां पहले गहरी आबादी थी, जो हड़प्पाई सभ्यता विकसित हुई थी, वहां से धीरे धीरे लोग पलायन कर गए, या वो वहां पर बाढ़ आ गई या कुछ और हो गया, उसके बारे में चर्चा आती जाएगी। अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। और गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर ये जो मूल हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वहां पर बस्तियों की शुरुआत होती है, एक नई सभ्यता की शुरुआत होती है, जिसे हम हड़प्पा से ही जोड़ते हुए उत्तरवर्ती या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यानी 1900 ईस्वी पूर्व के बाद में लगभग 1300 ईस्वी पूर्व के लिए हम परवर्ती या उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था। यानी कई स्थानों पर तो पूरी तरह पलायन हो गया था, कुछ स्थानों पर धीरे धीरे भौतिक संस्कृति में बदलाव आ गया था। कौन से भौतिक संस्कृति में? जैसे कि सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुएं, जिसके आधार पर इसको हम एक सभ्यता या संस्कृति का नाम देते हैं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। यानी जो बाट एक जैसे 1:2:4:16 4:16 वाले जो बाट हैं, जो उनकी मोहरें हैं या उनकी विशिष्ट मनके हैं, उनकी जो लेखन कला है, या लंबी दूरी के व्यापार के जो साक्ष्य हैं, जैसे हम बात करें अरब प्रायद्वीप के देशों के साथ में या मेसोपोटामिया के साथ में, या उनकी जो शिल्प की कला है या उनके जो मिट्टी के बर्तन हैं, उनमें सब में बदलाव आने लगता है 1900 ईस्वी पूर्व के बाद में। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। इससे आपको क्या अनुमान लगता है? हम आगे बढ़ने से पहले विचार करते हैं कि वहाँ पर जो केंद्रीकृत शासन था वो किसी न किसी तरीके से समाप्त हो गया होगा और सभी राज्य स्वतंत्र हो गए अलग अलग तरीके से। अलग अलग वहाँ के शासक रह गए होंगे, या लोगों ने खुद ही शासन संभालने के लिए कोई समितियाँ बनाई होंगी, या बाहर से कोई और आक्रमण हो गया होगा। ये सभी संभावनाएं हैं। मैं ये नहीं कहता कि आक्रमण हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्डिक्ट यानी निर्णय नहीं दे रहा मैं, जो सभी संभावनाएं हैं उसको व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या हुआ होगा? निश्चित रूप से जो केंद्रीय व्यवस्था थी वो तो छिन्न भिन्न हो गई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से कोई एक व्यक्ति या संस्था या राजा या उसकी मंत्रिपरिषद शासन संभालते होंगे पहले, वो तो निश्चित रूप से समाप्त हो गया होगा, जिसके कारण अलग अलग इलाकों में हमें अलग अलग प्रकार की संस्कृति विकसित होते हुए देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार के बाटों का इस्तेमाल होता है, जो लिपि है उनकी वो लगभग लुप्त होने लगती है। यानी 1900 ईस्वी पूर्व के बाद में आपको हड़प्पाई लिपि के अवशेष मिलने लगभग समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे देशों के साथ व्यापार था उसके भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। जिस प्रकार के जो हमें महल जैसी संरचनाएं मिलती हैं, या जो बड़े बड़े ग्रेनरीज हमें मिलती हैं, माल गोदाम मिलते हैं, या जो स्नानागार मिलते थे हमें मोहनजोदड़ो के अंदर, उस प्रकार की संरचनाएं 1900 ईस्वी पूर्व के बाद में हमें किसी भी हड़प्पा स्थल में सामान्यतः देखने को नहीं मिलती। कोई इक्का दुक्का कहीं पर मिल सकती हैं। पक्की ईंटों का इस्तेमाल भी कम हो गया था। तो इस प्रकार से अचानक किसी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उनका नष्ट हो जाना, ये साफ तौर से संकेत करता है कि जो शासन व्यवस्था थी वो शासन व्यवस्था निश्चित रूप से समाप्त हो गई थी। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। यानी जो शहरी केंद्र थे वो सारे नष्ट हो गए और इसके स्थान पर
जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं वही विकसित हो रही थी, यानी ग्रामीण जीवन शैली ही हमें देखने को मिलती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती जो सक्सेसर संस्कृतियां हैं वो कहा गया है 1900 ईस्वी पूर्व के बाद की। ये परिवर्तन कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु में परिवर्तन हो गया होगा जिसके कारण उन इलाकों को लोगों ने खाली कर दिया होगा, यानी बारिश कम हो गई होगी या बाढ़ ज़्यादा आने लगी होगी, वनों की कटाई के कारण या अत्यधिक बाढ़ के कारण, नदियों के सूख जाने के कारण, या नदियों ने मार्ग बदल लिया होगा तो उनके जो रिहायशी इलाके हैं वो पानी से भर गए होंगे, तथा या उनकी जो सिंचाई की प्रणाली है वो नष्ट हो गई होगी क्योंकि जो उपजाऊ मिट्टी थी उन जहाँ जो इलाके हैं वहाँ से नदियों ने मार्ग बदल लिया होगा, तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग होने के कारण भूमि कम उपजाऊ रह गई होगी। तो ये सारी संभावनाएं हैं जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। यानी आप ये कह देना कि नदी ने मार्ग बदल लिया, तो क्या एक ही साथ सिंधु नदी ने, झेलम नदी ने, चिनाब नदी ने, घग्गर ने, हाकरा ने, जितनी भी नदियां इतने बड़े एरिया में बहती थी, क्या सबने मार्ग बदल लिया? क्या सभी जगह वनों की कटाई हो गई? क्या सारी जगह ही जो, और इसमें जो बातें नहीं दे रखी हैं, जैसे कुछ स्थानों पर दिया गया भूकंप के कारण नष्ट हो गई, या किसी स्थानों पर जो शहर आग के कारण नष्ट हो गए, कुछ कहते हैं कि वहाँ पर मलेरिया फैल गई थी। तो क्या कोई इनमें से कोई भी एक कारण है ऐसा हो सकता है जो जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक और पाकिस्तान में सुत का गेंडोर से और उत्तर प्रदेश तक के इलाके को नष्ट कर सकता है? निश्चित रूप से ऐसा बिल्कुल भी संभव प्रतीत नहीं हो सकता। अलग अलग इलाकों में अलग अलग कारण रहे होंगे जिनके कारण वो केंद्र धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुए। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व जिनसे ये पूरी सभ्यता एकीकृत थी, जो एक रूपता हमें दिखाई देती थी, संभवतः हड़प्पाई जो राज्य था उसका अंत हो गया था। मोहरों, लिपि, विशिष्ट प्रकार के मनके तथा मिट्टी के बर्तनों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली, जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड, एक मानक बनाया हुआ था कि इसी आकार के, इसी वजन के बाट बनाने हैं, वो भी छिन्न भिन्न हो गया था। उसके स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों का पतन या शहरों को लोगों द्वारा छोड़ देना, त्याग देना, इस प्रकार के परिवर्तनों के कारण इस तर्क को बल मिलता है। किस तर्क को बल मिलता है कि जो एकीकृत साम्राज्य हुआ करता था वो नष्ट हो गया था। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्र से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यानी जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा, इस प्रकार की जो बड़ी शहरी बस्तियां थी, उस प्रकार के शहरी केंद्रों के विकास के लिए 1000 से भी ज़्यादा सालों का वक्त बाद में लगा है। यानी आप कहाँ तक देखते हैं, शहरों को जो बड़े शहर हैं 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक आप शहर देखते हैं, उसके बाद में जाकर आपको लगभग 600 ईस्वी पूर्व में दोबारा शहरों का, जब महाजनपदों का उदय होता है और जो नए शहरी केंद्र उभर कर आते हैं, वो आपको 600 ईस्वी पूर्व में देखने को मिलते हैं। यानी लगभग 1200 से 1300 साल तक भारत के अंदर इतने बड़े शहरों के कहीं भी अवशेष हमें देखने को नहीं मिलते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के शहर थे उनके पतन के बाद में। तो इसलिए ये लाइन लिखी गई है कि एक सहस्त्राब्दी यानी 1000 साल से भी अधिक समय तक नए शहरों के विकास के लिए भारतीयों को प्रतीक्षा करनी पड़ी, या हमें इस प्रकार के कोई भी संकेत नहीं मिलते कि 1000 साल से अधिक समय के ये जो बीच का पीरियड है इसमें कोई शहरी संस्कृति विकास, शहरी संस्कृति का विकास हुआ होगा या नए शहरी केंद्र बने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक आक्रमण के साक्ष्य, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी प्रकार का कोई आक्रमण हुआ होगा। यहाँ अभी आप जैसे अलग अलग विद्वानों के बारे में बातें पढ़ेंगे तो आपको ये समझने का प्रयास करना होगा कि एक विद्वान के बारे में जब आप पढ़ेंगे या उसकी पुस्तक पढ़ेंगे, उसके कोटेशन पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगने लगा होगा कि भाई पक्का आक्रमण हुआ था। दूसरे विद्वान के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं आक्रमण तो नहीं हुआ था, नहीं तो ऐसे एविडेंस, ऐसे साक्ष्य हमें कैसे मिलते। तो इतिहास समझने का तात्पर्य यही है कि आपको किसी एक चीज़ पर पूरी तरह से आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है। कुछ नई सामग्रियाँ मिलती हैं, नए अवशेष मिलते हैं, नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जो तो थ्योरी हैं वो बदल जाती हैं, जो विचार हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और हर चीज़ को गहराई से समझने का प्रयास करना है। डेडमैन लेन यानी मृत लोगों की जो गली है और उसके बारे में चर्चा है, और ये मोहनजोदड़ो के अंदर है, जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्तित है, यानी परिवर्तित होती रहती है। कहीं 3 है, कहीं 3.5 फुट है, कभी 5 फुट है, कहीं 4 फुट 2 इंच है, कभी 6 फुट है, यानी बदलती रहती है।
वेरी करती है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये अवशेष मिले थे। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी, यानी हड्डियां हैं वो भी लगभग समाप्त होने को थी, यानी बहुत ही कमजोर हो गई थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। यानी जैसे यदि किसी का आप अंतिम संस्कार करेंगे या उसके लिए कब्र बनाएंगे तो उसको आप निश्चित रूप से किसी सही पोस्चर में लेटाकर उसकी अंतिम क्रियाएं करेंगे। लेकिन इस प्रकार से पेट के बल लेटा होना या ऐसे पड़ा होना ये संकेत देता है कि किसी प्रकार के आक्रमण में वो व्यक्ति मारा गया होगा। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है, डेडमैन लेन, क्योंकि वहाँ पर कुछ मृतक मिले हैं और उनकी जो डेड बॉडी है वो इस प्रकार से मिली है कि उनका सामान्य तौर से देखने पर ऐसा लगता है कि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, वो किसी आक्रमण में मारे गए हैं और वहीं बाद में धीरे धीरे दब गए। ये लिखा है जॉन मार्शल ने, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931, उसमें ये बात दी गई है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। 1925 में खुदाई के दौरान 16 लोगों के अवशेष मिले वहां से, और जो व्यक्ति सामान्य तौर तरीके से अपने जीवन में आभूषण पहनते थे वो उनके गले में, हाथों में वैसे ही मिले थे उसी अवस्था में। तो उससे यह अनुमान लगाया गया कि निश्चित रूप से किसी त्वरित अवस्था में या ऐसी किसी विशेष अवस्था में उनकी हत्या हुई है, वो मारे गए हैं कि उनकी अंतिम क्रियाएं भी नहीं हुई हैं, और जहां जिस स्थिति में मरे वहीं पर वो वैसे के वैसे मिट्टी में दब गए होंगे। कुछ बहुत समय पश्चात 1947 में R.E.M. व्हीलर, जो मैंने अभी आपको नाम बताया था, अब मोर्टिमर व्हीलर सामान्य तौर से हम कह सकते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम रॉबर्ट एरिक मोर्टिमर व्हीलर था, तो इसलिए R.E.M. व्हीलर लिखा गया है, ने जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। मैंने आपको बताया था ASI, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, इसकी स्थापना होती है 1861 में, और एलेक्जेंडर कनिंघम को इसका सर्वेयर बनाया जाता है पहला। 1871 में इसको एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है ASI को, और इसके पहले डायरेक्टर जनरल एलेक्जेंडर कनिंघम ही 1871 में बनाए जाते हैं। तो इसके एक डायरेक्टर जनरल के बारे में चर्चा है यहाँ पर, मोर्टिमर व्हीलर के बारे में। तो ये डायरेक्टर जनरल थे ASI के। इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। यानी ये जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो उन्होंने ऋग्वेद में जो बातें लिखी गई हैं उससे उनको मैच करने का प्रयास किया। सामान्य शब्दों में बताऊं तो उन्होंने ये मैच करने का प्रयास किया कि हड़प्पा सभ्यता पहले थी, उसके बाद में वैदिक सभ्यता आती है। जैसे मैं अभी आपको टाइम पीरियड बता रहा था कि 1900 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता लगभग पतन की ओर, यहाँ से पतन की ओर शुरुआत होती है, और जो वैदिक संस्कृति है उसकी शुरुआत होती है 1500 ईस्वी पूर्व से, और 1000 ईस्वी पूर्व तक तो ऋग वैदिक काल चलता है, और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चलता है। तो 1500 ईस्वी पूर्व में, यानी यहाँ से कुछ ही वर्षों के बाद में हमें वैदिक सभ्यता के अवशेष मिलने शुरू होते हैं, या उनकी जो चर्चाएं होती हैं, ऋग्वेद के बारे में जानकारी है वो हमें मिलनी होती है, क्योंकि मौखिक परंपरा पर चलते थे। वैदिक संस्कृति में आऊँगा तो मैं ज़्यादा बातें बताऊँगा इसके बारे में। तो व्हीलर ने ये जोड़ने का प्रयास किया कि जो वैदिक संस्कृति में इंद्र नाम का जो देवता बताया गया है, उस देवता को ये बताया गया है कि वो उसका नाम आपने सुना होगा पुरंदर, अभी इसमें आ भी जाएगा। पुर का मतलब होता है किला, और पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला या दुर्गों का विध्वंस करने वाला। तो उसने जो तुलना की है, जैसे मैं आपको चित्र दोबारा दिखा रहा हूँ कि हड़प्पा के शहरों में जो गढ़ वाले इलाके दिखाई दे रहे थे, तो मोर्टिमर व्हीलर ने कहा है कि ये जो गढ़ वाले इलाके हैं यही वो दुर्ग हैं जिनको इंद्र नष्ट कर रहा है। तो इसलिए जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं, जो आर्य, जो बाहर से आने वाली वो थ्योरी बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि उन्होंने ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसको नष्ट कर दिया, उनके किलों को नष्ट कर दिया और अपनी सभ्यता को स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये जोड़ने की जो बात की उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। उन्होंने लिखा है मोर्टिमर व्हीलर ने कि ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक यानी गढ़ों को ढहाने वाला या उनको नष्ट करने वाला कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ थे, कहाँ हैं या कहाँ थे? पहले ये माना गया था कि ये मिथक मात्र थे, यानी एक कल्पना है जो लिख दिया गया है। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानो परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में, और उसके लोगों के लिए आर्यों नहीं हो सकता है, अनार्य शब्द का इस्तेमाल किया जो आर्य नहीं है।
इसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई, यानी जो इतनी बड़ी सभ्यता, एकीकृत जो समरूपता हमें देखने को मिलती है, हर इलाके इतने अच्छे तरीके से बसे हुए, उनमें सब में गढ़ बने हुए लगभग सभी में, तो वो कैसे नष्ट हुई। हो सकता है जलवायु संबंधी कारण रहे हो, आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास रहा हो, यानी जो राजनेता हैं, जो शासन व्यवस्था संभालने वाले हैं, उनका किसी प्रकार से पतन हो गया हो, या जो व्यापार वगैरह है उसमें कमी आ गई हो, जो आर्थिक स्थिति है वो राज्य की वो खराब हो गई हो, ने इसे कमजोर किया हो। पर अधिक संभावना इस बात की है, व्हीलर कहते हैं, कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि संभावनाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन ये संभावना मुझे मजबूत लगती है किसी दूसरी सभ्यता के लोगों ने यहाँ आक्रमण करके और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया है। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था, और वो इशारा करते हैं मोहनजोदड़ो की जो डेडमैन लेन है उसकी ओर। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। उन्होंने इंद्र को दोषी ठहराने का यहाँ पर प्रयास किया गया है कि इंद्र ने उन गढ़ों को ढहाने का या इन इलाकों को जीतने का प्रयास किया और इस सभ्यता को उसने नष्ट किया। तो ये बात की है REM व्हीलर ने हड़प्पा 1946 में और एंशिएंट इंडिया जर्नल 1947 में ये बातें लिखी हैं, जिसके कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। अब इन कथनों के बारे में और आगे जो बातें सामने आती हैं उसके आधार पर जॉर्ज F. डेल्स क्या निष्कर्ष निकालते हैं। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। जो मैसेकर दिखाई दे रहा है वहां पर कि इतने सारे लोग उस गली में मरे हुए मिले हैं, उनके शव इस प्रकार से मिले हैं कि निश्चित रूप से उन पर आक्रमण हुआ है, तो उस पर जॉर्ज F. डेल्स ने सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो बच्चे का वहां पर शव मिला है, या जो पहले जो शव मिला, या जो बाद के शव हैं, वो सारे शव एक काल के नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही टाइम के दौरान वो घटनाएं हुई हैं। उन शवों का यदि हम अध्ययन करें वैज्ञानिक रूप से, तो वो अलग अलग समय के हैं और अलग अलग समय पर वहां पर वो मिट्टी के अंदर दफन हुए हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उन पर आक्रमण किया गया है, एक ही समय के दौरान उनको मारा गया है। तो इस पर उन्होंने सवाल उठाए। हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप में संहार के संकेत मिलते हैं, यानी दो जो शव हैं उनसे निश्चित रूप से संकेत तो मिलता है कि उन पर आक्रमण तो हुआ है। पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली हैं वे इंगित करती हैं कि अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए स्वाधान थे। यानी हो सकता है कि बड़ी लापरवाही पूर्वक तरीके से, या हो सकता है कोई बीमारी वगैरह हो गई होगी कि लोगों ने अच्छी तरीके से दफन करना उचित नहीं समझा, या कुछ और कारण रहे होंगे कि उन्होंने उन शवों को ठीक तरीके से दफन नहीं किया है। लेकिन कुछ एक दो शव ऐसे दिखाई देते हैं जिन पर आक्रमण, उनके शरीर पर हमले के संकेत दिखाई देते हैं। शहर के अंतिम काल से संबद्ध विनाश का कोई स्तर नहीं है। ऐसा कोई स्तर खुदाई में हमें नहीं मिलता कि जहां पर बड़े पैमाने पर विनाश के हमें संकेत मिलते हो हड़प्पा के किसी भी शहर से, यानी जानबूझकर कोई आक्रमण वगैरह हुआ हो। क्योंकि अभी यहाँ पर एक जो बात आएगी उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है, यानी बड़े स्तर पर शहरों को जलाने का प्रयास किया गया हो आक्रमणकारियों द्वारा, ऐसा भी संकेत कमी देखने को मिलता है। और फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है, यानी कहीं पर हथियार भी थोड़े बहुत फैले हुए मिले हैं, तो वहां पर ऐसे सैनिकों के शव तो होने चाहिए थे जिन्होंने कवच वगैरह पहन रखे हो, या युद्ध जैसी कोई पोशाक पहन रखी हो, या उनके भाले वगैरह, तलवार वगैरह उनके पास हो। तो इस प्रकार के संकेत हमें देखने को नहीं मिलते। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी जो दुर्ग है, यदि शहर पर भी कब्जा होने लगता है तो जैसा कि आप हमेशा लड़ाइयों में देखते हैं कि दुर्ग के अंदर जरूर इकट्ठा होते हैं और वहां पर अंतिम लड़ाई लड़ी जाती है। तो उस लड़ाई के बड़े स्तर पर निश्चित रूप से अवशेष मिलने चाहिए थे, लेकिन इस प्रकार के अवशेष हड़प्पा के जो दुर्ग वाले इलाके हैं उनसे हमें नहीं मिलते हैं। ये बातें जॉर्ज F. डेल्स ने द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, यानी जो मोहनजोदड़ो का जो मैसेकर, जो नरसंहार की घटना बताई जाती है, वो मिथिकल है। उन्होंने कहा कि उसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है। तो ये 1964 की उनकी एक पुस्तक से लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। जैसा कि आपने इस पूरे पेज में एक चीज़ समझने का प्रयास किया होगा कि कैसे एक बात सत्य के निकट प्रतीत होती है जब कोई इतिहासकार या पुरातत्वविद बताता है, लेकिन फिर कोई इतिहासकार या पुरातत्वविद नए साक्ष्यों के साथ, अपनी नई थ्योरी के साथ आता है और पुराने जो विचार हैं, पुरानी जो व्याख्याएं हैं, उनको खंडित कर देता है। तो ये निश्चित रूप से आपको इतिहास में याद रखना है कि किसी भी एक धारणा के साथ आपको आंख बंद करके नहीं जुड़ जाना है और सभी से कुछ सीखते हुए और ये जानने का प्रयास करना है कि सत्य के निकट कौन सी बात हो सकती है, या कुछ और ऐसी संभावनाएं हैं जिस पर भविष्य में इतिहासकार या पुरातत्वविद विचार करके कोई नई थ्योरी लेकर सामने आ सकते हैं।
अब इसके बाद में हम अगले पेज पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो इसके बारे में बात करने से पहले कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कि इस बुक में नहीं दी गई हैं लेकिन काफ़ी ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। 1826 के घटनाक्रम से मैं आपको बताने की शुरुआत करता हूं। चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति साहिवाल में जाता है। अब साहिवाल कहाँ पर है? पंजाब प्रांत जो अभी पाकिस्तान में है उसमें, वहाँ एक ज़िला है साहिवाल। वहाँ पर एक टीले का निरीक्षण वो करता है, लेकिन उसको लगता तो है कि कोई प्राचीन महत्व की बात है यहाँ पर, लेकिन उसने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में, और सिकंदर और राजा पोरस के बीच में जो हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था वो यहाँ पर हुआ होगा, ऐसा उसने अनुमान लगाया। यानी वो बिल्कुल सही तरीके से समझ नहीं पाया कि कितनी महत्वपूर्ण ये जगह हो सकती है और जितना वो अनुमान लगा रहा है उससे कितनी पुरानी हो सकती है। उसके बाद में एलेक्जेंडर बर्न्स नाम का एक यात्री वहाँ पर आता है और आर्कियोलॉजी में जिसकी रुचि है, और उसने भी ये समझने का प्रयास किया। वो हड़प्पा जाता है और उसको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, लेकिन उसने भी कोई ज़्यादा जानकारी इकट्ठी नहीं की। फिर 1850 के दशक में एलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ पर जाते हैं और उस समय वो एएसआई से उनका कोई नाता नहीं है। एएसआई की स्थापना भी नहीं होती है उस समय पर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। तो वो सैन्य अभियंता है, यानी इंजीनियर हैं सेना के अंदर, और जिनकी आर्कियोलॉजी में यानी पुरातत्व में रुचि है। तो वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर उनको एक मोहर भी मिलती है। किसको मिलती है? कनिंघम को। एलेक्जेंडर कनिंघम, काफ़ी बार चर्चा इनकी आ चुकी है। तो कनिंघम को एक मोहर मिलती है। उस मोहर पर चित्र है वृषभ का, और जो वृषभ है वो बिना कुबड़ वाला है, यानी बिना कुबड़ वाले एक बैल की आकृति उसके ऊपर बनी हुई है और उसमें छह संकेत बने हुए हैं। तो वो सोचता है कि ये किस प्रकार की भाषा है, क्योंकि उसने ऐसी कोई लिपि पहले नहीं देखी। और बिना कुबड़ वाला भी वो सोचता है कि बिना कुबड़ वाले बैल तो इन इलाकों में कम ही देखने को मिलते ही नहीं है, ये कोई विदेशी शील हो सकती है। तो उसने ज़्यादा उसके बारे में उसने रुचि नहीं ली। साथ ही साथ वो उसकी ज़्यादा रुचि है वो 600 से 400 ईस्वी के आसपास की जो नगरीय सभ्यता है, जो महाजनपद काल है, या जहाँ पर लिपि, वहाँ पर हमें खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का विकास देखने को मिलता है। खरोष्टी तो खैर उत्तर पश्चिमी इलाकों में, कुछ इलाकों में थी, ब्राह्मी लिपि वाला है। तो उस कालखंड में उसकी ज़्यादा रुचि थी और उसने विचार भी नहीं किया कि इतनी पुरानी कोई सभ्यता भारत में हो भी सकती है। तो उसने वो विचार छोड़ दिया। बाद में पुरातत्व में कुछ और आगे बातें बढ़ती हैं। 1861-71 का कई बार जिक्र आता है कि कैसे 1861 में वो एएसआई के सर्वेयर बनते हैं और 1871 में डायरेक्टर जनरल बनते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। या फिर बीच में आप 1853-54 के आसपास जो लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, तो उस समय वहाँ पर हड़प्पा का जो टीला था वहाँ से ईंटें निकालकर काम में ले ली गई थी। तो उस समय हड़प्पा को बहुत नुकसान पहुंचा था, एक वो जानकारी हमें देखने को मिलती है। बाद में जब ये जानकारी पहुंचती है सरकार तक, तो वो वहाँ पर जो बैरिकेड वगैरह लगवा कर या जो भी तारबंदी करवा के वहाँ पर खुदाई का काम रुकवा देती है। जो ईंटें निकालने का काम है वो बंद करवा देती है और उसकी सुरक्षा का प्रबंध करने का प्रयास करती है। लेकिन तब तक हड़प्पा को काफ़ी नुकसान हो चुका था। फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते बात आती है 1921 और 1922 तक। 1921 में हड़प्पा की खुदाई करते हैं दयाराम साहनी, और 1922 में राखलदास बनर्जी खुदाई करते हैं मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो। तो 1921 और 22 में इसके साथ कुछ और भी व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं, जैसे MS वत्स भी जुड़े रहे हड़प्पा की खुदाई से। और उस समय वो काफ़ी छोटे थे। वो कहाँ बाद में जाकर 1950 से 55 के दौरान लगभग वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल भी बने काफ़ी बाद में। तो इस प्रकार से ये क्रम चला कि कैसे इस सभ्यता की खोज होती है, और 1921-22 में खासतौर से अच्छे तरीके से खुदाई की शुरुआत होती है। और फिर 1924 में जॉन मार्शल, जो उस समय एएसआई के डायरेक्टर जनरल हैं, जॉन जैसे कनिंघम थे वैसे ही ये भी डायरेक्टर जनरल हैं, जॉन मार्शल। और वो सबसे पहले जो इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ है, या लंदन वीकली उसको बोलते हैं क्योंकि साप्ताहिक अखबार था लंदन में, उसमें वो प्रकाशित करवाते हैं, एक लेख लिखते हैं कि भारत में हजारों साल पुरानी एक सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। तो तब सारी दुनिया को पता चलता है कि भारत में इतनी प्राचीन और इतनी विकसित सभ्यता वहाँ पर रही थी। तो ये एक क्रम है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। अब हम थ्योरेटिकल बात थोड़ी सी पढ़ने का प्रयास करेंगे।
अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है, कि कैसे पुरातत्वविदों ने खुदाई में जो भी सबूत मिले हैं, जो भी सामग्री मिली है, उसको जोड़कर एक आकर्षक तरीके से इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की थी, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया है। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जो बड़े शहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा, या जो कई शहर जिनकी पूरी तरीके से खुदाई भी नहीं हो पाई है, जैसे गनवेरी वाला है पाकिस्तान में, तो इस प्रकार के शहरों के बारे में आने वाले 100, 200, 400 वर्षों में लोग भूल गए। वहाँ पर सभ्यता नष्ट हो गई, नए लोग आकर बसने लगे, या वहाँ के लोग यहाँ पलायन करके बसने लग गए, और लिपि वगैरह कोई थी नहीं कि उनका कोई लिखित रिकॉर्ड हमें मिल सके, क्योंकि जो हड़प्पा वाली लिपि थी वो भी लुप्त हो गई। और उसके बाद में लिपि हमें कहाँ जाकर बाद में ब्राह्मी वगैरह देखने को मिलती है। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद, यानी हजारों वर्षों के बाद रहना आरंभ किया, तब ये नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण, अथवा खेत की जुताई के समय, या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। या जो रेलवे लाइन की खुदाई के समय भी जो ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको भी ये जानकारी नहीं थी कि वो 4 से 5 हजार साल पुरानी किसी सभ्यता की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जब कुएं वगैरह खोदते थे उन इलाकों में, तो नीचे से जो वस्तुएं कई बार उनको मिल जाती थी, या बाढ़ के कारण कटाव होता था, तब उन्हें कोई पुरानी वस्तुएं दिख जाती थी, तो उनको ये कभी उनके दिमाग में आया ही नहीं होगा, और आ भी कैसे सकता है, उनको जानकारी नहीं थी ऐसे सभ्यताओं के बारे में। तो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि 4-5 हजार साल पुरानी सभ्यता के ऊपर वो बसे हुए हैं। फिर इसके बाद में है कनिंघम का भ्रम, जिसके बारे में मैंने चर्चा की, और वो जो मोहर जिसके बारे में मैं बता रहा था, जो कनिंघम को मिली थी, उसके ऊपर किस प्रकार के अक्षर हैं, उसकी एक प्रतिलिपि तैयार करने का प्रयास किया गया, कि रेखा चित्र हाथ से बनाकर, क्योंकि वो मोहर शायद लुप्त हो गई होगी, इसीलिए ओरिजिनल मोहर की बजाय जैसा कनिंघम ने बताया उस समय मोहर के बारे में जो जानकारी थी उसके आधार पर ये रेखा चित्र बताया गया है। एक जो वृषभ दिया गया है और जो चिन्ह वगैरह दिए गए हैं वो भी इसके ऊपर दिए गए हैं। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम, कब बने ये डायरेक्टर जनरल? 1871 में। हालांकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में 1861 में ही सर्वेयर के रूप में आ गए थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए। तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के, यानी उनकी जो खोज है, उनके मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। साहित्य तथा अभिलेख, यानी पुरातत्व खुदाई में मिली वस्तुएं हैं, उनके आधार पर इतिहास लेखन का काम नहीं होता था। जो पुरातत्वविद हैं, वो जो इतिहासकार हैं, वो इतिहास लेखन का काम किसके आधार पर करते थे? जो पुराने अभिलेख मिले हैं, या जो पुराना साहित्य है, पुरानी पुस्तकें हैं, उनके माध्यम से इतिहास लेखन का काम करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक, लगभग, अब यहाँ शब्द का मतलब समझिएगा आप, शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, इसमें अंतर है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है अलग से। आद्य ऐतिहासिक यानी वह काल जिसमें लिपि तो हो, उसको पढ़ा नहीं गया हो, या उस काल के बारे में जानकारी, उसकी जो समकालीन सभ्यताएं हैं, उस दौरान की जो अन्य सभ्यताएं हैं, उनसे जानकारी मिलती हो, या जिसके बारे में बाद में लिपिबद्ध किया हो गया हो, वो आद्य इतिहास होता है। और जहाँ से लेखन कला की शुरुआत हो और उस लेखन कला को, उस लिपि को पढ़ भी लिया गया हो, वहाँ से शुरुआत होती है इतिहास की या ऐतिहासिक काल की। इससे पहले वाला जो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का काल है, वो आद्य ऐतिहासिक काल है। और उससे भी पहले वाला, उसकी कोई लिखित में कोई जानकारी है ही नहीं, कोई लिपि ही नहीं है, न कोई समकालीन सभ्यता उसके बारे में लिखती है, तो वो प्राक ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल है। इसके बारे में आप वीडियो मेरा सर्च करके देख लेना। हिस्ट्री 360 के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें लिखा हुआ आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो ऐतिहासिक काल का प्रारंभ लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, वहाँ जो लिपि इस्तेमाल होती है वो पढ़ी जा चुकी है और उसके बारे में लिखित विवरण हमारे पास मौजूद हैं, पढ़े गए हैं, इसलिए उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। और उससे पहले वाले को आद्य ऐतिहासिक और उससे भी पहले वाले को प्राक ऐतिहासिक, तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। यानी कनिंघम की रुचि इसमें थी, ऐतिहासिक काल में, जिसका लिखित विवरण मिलता है और जो लिपि पढ़ी जा चुकी है। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। यानी वो जब महात्मा बुद्ध के बाद का जो समय है, उसमें काफ़ी सारे चीनी यात्री आते हैं और बौद्ध धर्म का फैलाव होता है। और उस दौरान जो चीनी यात्री आए, उनका जो वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है, उन्होंने जो अपनी यात्रा के बारे में पुस्तकें लिखी, उनका प्रयोग करते हुए वो इतिहास को जानने और समझने का और उसको
उसके स्वरूप को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया, यानी उसने बहुत सारे अभिलेख संग्रहित किए, उनका अनुवाद वगैरह भी किया। उत्खनन के समय ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। कनिंघम ऐसी पुरानी वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जिनका कोई सांस्कृतिक महत्व था। हड़प्पा जैसा पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, उस समय चीन के साथ संपर्क के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं, बौद्ध धर्म की तो बात ही क्या है वहाँ पर 5000 साल पहले, और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, क्योंकि तब तक हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई नहीं हुई है, तो ये पता नहीं है कि कोई बड़े शहर इस मिट्टी में दफन है। तो जो शहरों की शुरुआत है वो जो मगध जैसा उत्कर्ष होता है, या जो महाजनपद काल के दौरान हमें जो कुछ शहर देखने को मिलते हैं, उन्हीं शहरों के बारे में कनिंघम को जानकारी है, और उसको ये कोई आइडिया भी नहीं है, उसके दिमाग में सपने में भी उसने कभी नहीं सोचा होगा कि 600 ईस्वी पूर्व की जहाँ वो बात कर रहा है उससे 1500 साल पहले भी या 2000 साल पहले भी भारत में इससे बड़े शहर और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से बसे हुए शहर हो सकते हैं। तो इसने सोचा ही नहीं था उसके बारे में। कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था कि कोई एक आरंभिक जो हड़प्पा जैसा स्थल है वो उसकी जो सोच थी, जैसा वो प्रयास करता था इतिहास लेखन का, इतिहास को समझने का, वो उसकी सोच में फिट नहीं बैठता था, क्योंकि हड़प्पा की पूरी खुदाई तो हुई नहीं थी, इतना बड़ा व्यवस्थित शहर था ऐसा तो जानकारी थी नहीं, और मोहनजोदड़ो के बारे में उसको तब तक जानकारी नहीं थी। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाया कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी, यानी कितनी पुरानी हो सकती हैं। एक मोहर के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। यानी उन्होंने ये सोचा कि ये मोहर है, ये भी 400-600 ईसा पूर्व के आसपास की हो सकती है, यानी उन्होंने ऐसे कालखंड में उसको जोड़ने का प्रयास किया जिससे वो संबंधित ही नहीं थी, उससे तो वो 1500-2000 साल पुरानी मोहर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही कनिंघम का भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ है। यानी गंगा की घाटी में जो मगध राज्य का उत्कर्ष होता है और वहाँ पर जो हमें पहले शहर दिखाई देते हैं शुरुआत में, उन पर ही उसका ध्यान अटका हुआ है, और उसने सोचा कि भारत के इतिहास की शुरुआत यहीं 600 ईस्वी पूर्व के आसपास होती है। उससे पहले के वैदिक काल या उससे पहले के हड़प्पा काल के बारे में उसको कुछ भी आइडिया नहीं था। आगे बढ़ते हैं। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए, क्योंकि उसका दिमाग उस तरफ उतने विस्तार से सोच ही नहीं रहा था। पुरास्थल टीले स्तर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पुरातात्विक पुरास्थल, जहाँ पर पुरावस्तुएं मिलती हैं, पुरानी वस्तुएं हमें मिलती हैं, वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और उन्हें फिर त्याग दिए जाने से बनते हैं। पुरास्थल कैसे बनते हैं? पुराने समय में जहाँ लोग बसे, उन्होंने वस्तुओं का इस्तेमाल किया, अपनी दैनिक जीवन के कार्यक्रम वहाँ पर किए और फिर उन स्थानों को त्याग दिया या वो स्थान नष्ट हो गए, उनसे पुरास्थल बनते हैं। और बाद में जो अब हम आधुनिक काल में उनके बारे में खोजबीन कर रहे हैं, तो हमें जो स्थान मिलते हैं, जो वस्तुएं मिलती हैं, वो पुरातत्व से संबंधित हैं। उन स्थानों का हम पुरास्थल कहते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। आप समझने का प्रयास करना कि मान लीजिए आप जिस गांव में बसे हुए हैं और कोई सैकड़ों सालों के बाद में हो सकता है कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हो जाए या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए या यहाँ पर भोजन के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिले या और कोई कारण हो जाए, यहाँ से आप चले जाएं, तो आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं? आप अपने मकान साथ में लेकर नहीं जा सकते। बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको आप साथ लेकर नहीं जाएंगे। या आपकी मृत्यु हो जाएगी तो सारी चीज़ें, यदि गाँव नष्ट हो जाएगा तो सारी चीज़ें यहीं पर रह जाएंगी। तो ये इलाका धीरे धीरे आंधी आएगी, बाढ़ आएगी, मिट्टी आएगी या कुछ और कचरा यहाँ से इधर उधर से उड़कर आएगा, पेड़ पौधे उग जाएंगे, तो इसके कारण धीरे धीरे इस पर मिट्टी जमा हो जाएगी और आने वाले कई सैकड़ों सालों में ये पता भी नहीं चल पाएगा कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी या नहीं थी। और बाद में कभी खुदाई होगी, यहाँ पर मिट्टी का कटाव होगा, तब दिखाई देगा कि यहाँ पर तो पुराने समय के अवशेष या कुछ मकान वगैरह या कुछ अस्थियाँ वगैरह या जो पुरानी वस्तुएं हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे स्थानों पर को क्या कहते हैं? टीला कहते हैं। और
अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है, यानी जमीन में परिवर्तन हो जाता है। इन टीलों में, यानी आप अपने घर को ही कई सालों के लिए छोड़ दीजिए तो आपको अलग ही महसूस होगा, वहाँ पर मिट्टी जम जाएगी और कैसे सब कुछ नष्ट होने का प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। अब स्तर की बात क्या हो रही है, जैसे थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बोर्ड होता तो ज़्यादा बेहतर होता, हालांकि मेरे पास वो व्यवस्था अभी नहीं है। कि जैसे यहाँ एक स्तर है मिट्टी का, यानी यहाँ एक शहर है, यहाँ बसा हुआ है, फिर थोड़ी यहाँ पर निचाई आ जाती है, यहाँ निचला इलाका है, यहाँ मान लो कोई एक शहर बसा हुआ है, मान लीजिए XYZ किसी भी वर्षों के दौरान में। यहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं, यहाँ मान लो ये लोग रह रहे हैं, यहाँ से पलायन कर जाते हैं, यहाँ उनके मकान हैं या ये शहर नष्ट हो जाता है किसी भी प्रकार से, और फिर यहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह कुछ जमा हो जाती है, ठीक है। और फिर मान लो 100-200 सालों के बाद में यहाँ फिर लोग बसने शुरू हो जाते हैं और यहाँ से फिर मकान वगैरह बनते हैं, यहाँ फिर लोग निवास करते हैं, उनकी वस्तुएं यहाँ पर इधर उधर बिखरी रहती हैं। फिर ये स्थान नष्ट हो जाता है आने वाले कई वर्षों के बाद में, और फिर दोबारा यहाँ पर लोग बसते हैं। तो यदि आप यहाँ एक तरीके से इसकी लंबवत खुदाई करके देखेंगे इसको, तो आपको स्तर दिखाई देंगे। जैसे आपने गौर किया होगा कि कभी कुएं की खुदाई होती है तो आप देखा करेंगे काली मिट्टी आती है, सफ़ेद मिट्टी आती है, फिर किसी प्रकार की दूसरी मिट्टी आती है, उसकी परतें आपको दिखाई देती हैं। तो वैसी परतें आपको दिखाई देंगी कि यहाँ कुछ अवशेष हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ का एक स्तर है सभ्यता का। फिर उसके बाद में यहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह जमी हुई है, काफ़ी वर्षों में बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो यहाँ ये एक बीच में अंतराल आ गया। उसके बाद में फिर आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर फिर कोई सभ्यता यहाँ पर रही है, अवशेष यहाँ पर दिखाई देते हैं, फिर यहाँ पर ये नष्ट होने के संकेत हैं, यहाँ पर दब गई है, फिर इसका तीसरा स्तर दिखाई देता है। तो ऐसे लंबवत खुदाई करने पर ये स्तर दिखाई देते हैं कि यहाँ पर कितनी बार ये सभ्यताएं यहाँ पर इस इलाके में बसी होंगी या नष्ट हुई होंगी। तो उससे जो स्तर है उसका पता चलता है। उम्मीद करता हूँ कुछ आप समझ रहे होंगे। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। परित्यक्त स्तरों, यानी जो स्तर छोड़ दिए गए हैं, त्याग दिए गए हैं, वहाँ से लोग पलायन कर गए हैं, उन्हें बंजर स्तर कहा जाता है। उनकी पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। जो भी एक जीवित सभ्यता के लोग वहाँ पर रहेंगे तो वो स्तर वहाँ पर नष्ट होने के बाद में जो सामग्री जमेगी, जो मिट्टी जमेगी या जो पेड़ पौधे उग जाएंगे, उनका जो स्तर अलग से हमें जो अवशेष दिखाई देंगे, और एक स्थान पर जहाँ पर लोग रहते हों उनके अवशेषों में साफ तौर पर हमें अंतर देखने को मिलता है और समझ जाएंगे हम। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम, जो सबसे नीचे होगा वो प्राचीनतम है, उसके ऊपर वाला उससे नया है, उससे ऊपर वाला उससे नया है, और जो सबसे ऊपर होगा वह नवीनतम होगा, और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान, इसको स्तर क्रम विज्ञान या स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं, या स्तर विज्ञान भी इसको कह देते हैं। स्तरों में मिली वस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबद्ध किया जा सकता है कि ये विशेष सांस्कृतिक कालखंड से संबंधित है, क्योंकि एक कालखंड से संबंधित वस्तुओं में एक रूपता देखने को मिलती है, एक जैसे मिट्टी के बर्तन देखने को मिलती हैं, एक जैसी मकानों की संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, तो किसी कालखंड से संबंधित है ये हमें पता चल जाता है, जिससे एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। यानी उसके आसपास के इलाकों में खुदाई करके उन स्तरों को आपस में मैच किया जा सकता है कि ये स्तर हैं, ये एक ही कालखंड के दौरान के हैं। उनका चाहे वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण किया जा सके, कार्बन 14 पद्धति से उनमें जो शव मिलते हैं या जो लकड़ियां मिलती हैं या जानवरों के अवशेष मिलते हैं, उससे वैज्ञानिक अन्वेषण भी किया जा सकता है कि कितने पुराने हैं। साथ ही एक जैसे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, एक जैसी मोहरें वगैरह मिलती हों, एक जैसे बाट मिलते हों या अन्य एक जैसी वस्तुएं मिलती हों, उससे भी अनुमान लग जाता है कि इन इलाकों में ये एक जैसी संस्कृति यहाँ पर थी। एक नवीन प्राचीन सभ्यता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉन मार्शल कैसे उद्घोषणा करते हैं। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली। जैसे मैंने आपको बताया 1921 में हड़प्पा से इन्होंने खुदाई शुरू कर दी थी, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबद्ध थी। यानी ऊपर के स्तरों से उन्होंने और नीचे खुदाई की तो उन्हें और पुरानी प्राचीन संस्कृति के अवशेष मिलते गए। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे, क्योंकि एक जैसी मोहरें वहां पर मिल रही हैं। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि सिंधु घाटी के अंदर, ये जो सिंधु नदी की घाटी है, वहां पर भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत पुरानी, एक बहुत प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ऐसा उन्होंने लिखा।
जैसा कि एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, क्योंकि उसने उसके कार्यकाल के दौरान, हालांकि खुदाई वगैरह एम.एस. वत्स ने, राखलदास बनर्जी ने या दयाराम साहनी वगैरह ने करवाई थी, लेकिन डायरेक्टर जनरल ASI के जॉन मार्शल हैं तो उनको क्रेडिट थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने 1000 वर्ष पीछे छोड़ा क्योंकि उन्होंने उनके काल में इतने 1000 वर्ष पुरानी सभ्यताओं के बारे में जानकारी पता चली। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थी। यानी मेसोपोटामिया के स्थानों पर भी इस प्रकार की कुछ मोहरें मिली थी, तो उससे ये अनुमान लगाया गया, तय किया गया कि जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता इतनी पुरानी है तो निश्चित रूप से हड़प्पा की सभ्यता भी मेसोपोटामिया की सभ्यता की जितनी पुरानी होगी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी, यानी उस काल की थी जिस काल में मेसोपोटामिया की सभ्यताएं विकसित हुई थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। यानी बड़े स्तर पर खोजी हुई इतनी प्राचीन सभ्यता को अच्छे तरीके से खोजा गया, खुदाई करवाई गई। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे, यानी पेशेवर रूप से उन्होंने कोर्स किया था, उनको सब बातों की जानकारी थी। बाकी थे जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनकी पुरातत्व में रुचि थी, लेकिन वो सैन्य अभियंता थे, वो प्रोफेशनल पुरातत्वविद नहीं थे, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे। और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। यूनान और क्रीट, वैसे तो यूनान देश का हिस्सा ही है क्रीट। यूनान के अंदर जो सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा टापू है, वो क्रीट ही है। और यूनान के जस्ट नीचे आपको मैप में दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ, आपको दिख जाएगा। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। यानी वो साथ साथ ये भी जानने का प्रयास भी करते थे, ये भी उत्सुकता थे कि दैनिक जीवन में इतनी प्राचीन सभ्यता के लोग क्या इस्तेमाल करते होंगे, कैसा उनका रहन सहन होगा, क्या वो करते होंगे, इसमें भी उनकी रुचि थी। यहाँ एक चित्र दिया गया है, एक छोटे टीले का स्तर विन्यास। यानी एक ये, जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये एक स्तर दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ आपको खुदाई में दिखाई देगा कि यहाँ से हमें कुछ वस्तुएं मिले हैं जो एक खालखंड से संबंधित हैं। यहाँ तो यहाँ आपको ये भी देखने का प्रयास करने होगा कि आप एक टीले को सिर्फ इस प्रकार से खोदकर नहीं देख सकते। हो सकता है कुछ स्थान ऊंचाई पर हों, कुछ स्थान निचाई पर हों। आप अपने गांव और शहर की कल्पना कर सकते हैं और उनमें इलाकों का बारे में सोच सकते हैं आंख बंद करके कि वहाँ निश्चित रूप से कुछ इलाके ऊंचाई पर बसे हैं और कुछ इलाके गहराई में बसे हुए हैं। तो एक टीले का स्तर इस प्रकार भी हो सकता है, हमेशा क्षैतिज हो ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई टीला इस प्रकार का हो, या इस प्रकार से भी कोई शहर बसा हुआ या कोई गाँव बसा हुआ हो सकता है। यानी ये एक स्तर हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसे खोजेंगे तो ये एक स्तर है। कोई मान लो ऊंचाई वाला इलाका है और कोई निचला इलाका है, तो उसमें यहाँ पर जो स्तर मिलेगा और यहाँ पर जो स्तर मिलेगा उसमें समानता हो सकती है। ये एक ही कालखंड के दौरान की हो सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह, एक ही इलाके में ऊंचाई और गहराई में बसे हुए स्थान हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। शायद आपको समझ नहीं आई होगी लाइन, जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत ही है इतिहास में अभी। यानी उसने क्या किया, जैसे मैंने आपको दिखाया कि टीला इस प्रकार से हो सकता है, यहाँ कोई एक शहर बसा हुआ है, उसका कुछ इलाके यहाँ पर भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं ऊंचाई पर, फिर थोड़ी ऊंचाई पर। उसने क्या किया कि पूरे स्थानों को एक स्थान एक बराबर खुदवा दिया कि इसको 50-50 मीटर खोद दो या 50-50 फीट खोद दो, और वहाँ से जो वस्तुएं मिली उन सारी वस्तुओं को मिला दिया। तो उससे वो उनकी जो अलग अलग काल की वो वस्तुएं हो सकती थी, ये छांटना मुश्किल हो गया। साथ ही उन्होंने ऐसे वर्गीकृत कर दिया, ऐसे भी नहीं कि ये जो एक स्थान है, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ कि यहाँ एक स्थान है, यहाँ एक स्थान है। उन्होंने ये भी नहीं किया कि यहाँ से जो हड्डियाँ मिली, यहाँ से जो हड्डियाँ मिली, यहाँ से जो हड्डियाँ मिली, इसको अलग रखें, या यहाँ से जो अनाज के दाने मिले, या यहाँ से जो शवाधान मिले, या और भी कोई औजार मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, या यहाँ से मिले, इनको अलग अलग रखो। उन्होंने क्या किया, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, चलो यहाँ ढेर लगा दो। अच्छा, हड्डियाँ मिली हैं, यहाँ ढेर लगा दो। अच्छा, आपको औजार मिले हैं, यहाँ ढेर लगा दो। यानी उसने पूरे इलाके के दौरान जितने भी गड्ढे खुदवाए या जितनी भी जगह खुदाई करवाई हड़प्पा के अंदर या मोहनजोदड़ो के अंदर, तो उसने सारी चीज़ें इस प्रकार से एक एक जगह इकट्ठी रखवा दी। तो उससे ये अनुमान लगाना मुश्किल हो गया कि कई जो मैंने आपको बताया ऊंचाई नीचाई वाले इलाके हो सकते हैं, कहीं पर यदि आप खोजेंगे तो अलग अलग स्तर भी हो सकते हैं।
तो उन वस्तुओं के जो कालखंड है उसको पहचानना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने सारी वस्तुएं हैं वो एक साथ मिला दी थी। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था, यानी एक साथ उनको बांट दिया जाता था कि हड्डियां अलग हैं, अनाज के दाने अलग हैं, उसको इस प्रकार ढेर बना दिया। उसने यह सोचने का प्रयास नहीं किया कि यहाँ आप खुदाई कर रहे हैं, इससे थोड़ा आगे आप यहाँ खुदाई कर रहे हैं, तो हो सकता है ये इलाका है वो गहराई में बसा हुआ हो, तो इसके साथ वाले यानी मान लीजिए 2000 ईस्वी पूर्व का है, यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, तो इस दौरान हो सकता है ये जो इलाका है वो नीचे वाला इलाका हो, ये इलाका, तो इसके साथ इसके बराबर वाला इलाका नहीं मिलकर यहाँ जो नीचे वाला इलाका है यहाँ के अवशेष इसके कालखंड के होंगे। बाद में यहाँ पर मान लो यहाँ पर मिट्टी जम गई, धूल जम गई, आने वाले वर्षों में ये नष्ट हो गई सभ्यता, और यहाँ पर धूल जमेगी, तो फिर इनकी ऊंचाई नीचे का वो फर्क रह जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या है, बराबर खुदाई करवा के और सारी वस्तुएं एक साथ इकट्ठी कर ली, तो इससे ये अनुमान लगाना मुश्किल हो गया, या जो अलग अलग कालखंड की वस्तुएं थी उनको अलग अलग वर्गीकृत करना फिर उसके बाद में मुश्किल हो गया। तो शुरुआती जो खुदाई थी वो काफ़ी बेहतर तरीके से नहीं हो पाई थी, और इसके कारण बहुत सी बातों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। अभी मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ से समझाने का प्रयास किया है, थोड़ा सा मुझे लग भी रहा है कि हो सकता है आपको समझ नहीं आया होगा। कमेंट करके बताना जरूर आप मेरे को कि यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम लगी क्या नहीं लगी, क्योंकि खुद भी मैं पढ़ाते समय एक टीचर के तौर पर ये जानने का प्रयास करता हूँ कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जहाँ पर विद्यार्थी को ये लगता है कि मैंने आपको ठीक तरीके से समझाने का प्रयास तो किया लेकिन समझा नहीं पाया। तो वो बातें आप मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर बताया कीजिए। तो परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी, यानी एक जो महत्वपूर्ण जानकारी जो एक वर्गीकरण करके अलग अलग वर्गीकृत करके ठीक तरीके से खुदाई करके यदि जांची जाती तो बहुत सारी नई बातें हमें जानने को मिल जाती। नई तकनीकें तथा प्रश्न, बाद में मॉर्टिमर व्हीलर जब आते हैं तो खुदाई में नई तकनीकों का इस्तेमाल होता है और नए प्रश्न पैदा होते हैं, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले मॉर्टिमर व्हीलर के बारे में। इस समस्या का निदान किया जो मार्शल के समय में थी। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। टीले का एक स्तर है, उस एक स्तर की वस्तुओं का अलग तरीके से खुदाई करके अलग उनका वर्गीकरण करें, उनकी वस्तुओं को अलग रखें, दूसरे टीले की वस्तुओं को अलग रखें। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। वो सेना में ब्रिगेडियर रह चुके थे, तो उन्होंने चीजों को व्यवस्थित करके एक अनुशासनता पूर्वक चीजों को व्यवस्थित करवा के और उनका अन्वेषण करवाने का। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, साथ ही कालीबंगा की, धोलावीरा की बात कर रहे हैं, यानी एक हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं, देश की बात नहीं कर रहे हैं। और 1947 के बाद में इस इलाके में विभाजन हो जाता है, भारत अलग बन जाता है, पाकिस्तान अलग बन जाता है, और फिर 1971 में बांग्लादेश भी अलग बन जाता है। लेकिन बांग्लादेश का हड़प्पा सभ्यता से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वहाँ पर हड़प्पा का कोई स्थल नहीं है। खासतौर से भारत और पाकिस्तान में जो विभाजन हो जाता है उसके बाद में जो दोनों देश हैं उनमें अलग अलग स्थान हो जाते हैं। तो उस हिसाब से उस समय की जो भौगोलिक सीमाएं हैं और आज की भौगोलिक सीमाएं हैं उनमें कोई संबंध आप नहीं तय करेंगे। आप उपमहाद्वीप में कैसी घटनाएं हुई, हड़प्पा सभ्यता को आप भारत और पाकिस्तान के बारे में समझने की बजाय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अब भारत में भी ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, जैसे राखीगढ़ी जैसा स्थान है, वो आकार में अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा दिखाई देता है। और उसके बारे में अब ये लिखा भी जाता है कि पुस्तकों में कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो निश्चित रूप से आजकल राखीगढ़ी का नाम भी आता है। लेकिन जो ज़्यादा महत्व जिनको दिया गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पुराने, क्योंकि पहले उनकी खुदाई हुई है और काफ़ी सालों तक चर्चा में रहे हैं और बहुत सी वस्तुएं भी वहाँ से मिली हैं, तो उसके कारण ऐसा हो सकता है। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया, क्योंकि जो मुख्य इसके स्थान थे वो पाकिस्तान में चले गए थे 1947 के बाद। कच्छ में हुए गुजरात में व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई। मैंने आपको एक मैप भी दिखाया था, दोबारा भी दिखा दूंगा, उसमें आपको देखेंगे कि गुजरात में कितने सारे स्थान हैं हड़प्पा के। पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए, यानी ये बाद में भारत के आज़ाद होने के बाद में प्रयास किए गए इन स्थानों को खोजने के। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में हुई धोलावीरा की खोज, वहाँ हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा हैं। नए अन्वेषण अभी भी जारी हैं, यानी नई खोजें अभी भी जारी हैं। आज भी नए नए स्थानों पर खुदाई होती रहती है। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं।
यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, कुछ उन स्थानों की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। जो पुरावस्तुओं के रूप में जो खजाना उनके हाथ लगता है, उसका क्या उपयोग करें, कैसे उनसे निष्कर्ष निकालें, उसको समझने का प्रयास भी वो करते रहते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती जा रही है। यानी यूरोपीय देशों के या जो उत्तरी अमेरिका के भी कई देशों के वैज्ञानिक वगैरह या वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के दल भी इन स्थानों पर खुदाई करने के लिए या निरीक्षण करने के लिए आते रहते हैं और उनसे कुछ नए तथ्य सामने आते रहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, आगे बढ़ते हैं, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। यानी वो एकदम नए वैज्ञानिक तरीकों से हर छोटी से छोटी चीज का विश्लेषण करके उसको जांचने का प्रयास करते हैं, उससे नई जानकारियां सामने आते हैं। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं कि भविष्य में जिस प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकें बढ़ रही हैं तो कुछ और अवशेष हमें मिलेंगे, कुछ और अच्छे तरीके से इन चीज़ों का अन्वेषण होगा, इसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी और कुछ नए तथ्य सामने आएंगे। अब पिछले पेज में शायद कुछ रह गया होगा, हड़प्पा में व्हीलर, तो इसमें कुछ विशेष जानकारी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। बस कि मैं पूरा पेज आपको दिखा दूंगा। इसमें व्हीलर हड़प्पा की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे वहाँ पर वो खुदाई करने के लिए जाते हैं और रात में वहाँ जो तांगे वाला है वो उनको विश्राम गृह तक पहुंचाता है और उनका जो एक सहकर्मी है जो साथ काम करने वाला है वो चेतावनी देता है कि हमें सुबह सुबह 5:30 से 7:30 बजे के बीच में ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है। खासतौर से उपमहाद्वीप में गर्मी भी रहती है और गर्मी के साथ साथ जो यूरोप के लोग हैं, खासतौर से इंग्लैंड के लोगों के लिए, वहाँ के लिए तो उनके लोगों के लिए तो यहाँ की गर्मी कुछ ज़्यादा ही परेशानी का सबब बनती है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अंग्रेज अधिकारी है, गर्मी में मारा जाएगा, तो 5:30 से 7:30 बजे के बीच में ही हम जल्दी उठकर खुदाई कर लेंगे, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी हो जाती है। तो वो फिर सुबह जल्दी उठकर जाते हैं और 5:30 बजे उठकर निकल जाते हैं। और व्हीलर कहता है कि अगले 6 घंटों तक हम लगातार खुदाई वहाँ पर करते रहे और इतने ज़्यादा कठिन परिश्रम के कारण मुझे डर ये है कि मेरे साथी मुझे ये न समझ लें कि ये तो एक सन की आदमी हमें कहाँ से मिल गया। यानी इतनी गर्मी में भी वो लगातार वहाँ पर काम करते रहे, खुदाई करवाते रहे। तो ये कुछ मॉर्टिमर व्हीलर ने एक जानकारी देने का प्रयास किया है। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 की उनकी पुस्तक में ये जानकारी दी गई है। इसको पूरा पढ़ने की कोई बात है नहीं, कुछ भी समझाने वाला नहीं है, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो बात यहाँ पर दी गई है, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, यानी प्राचीन सामग्रियां तो प्राप्त हो गई, लेकिन लेखन सामग्री के बिना, उनकी लिपि को पढ़े बिना, और लिपि भी पढ़ लेंगे तो इतनी जानकारी तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे लेख दिए गए हैं, कुछ कुछ पंक्तियों, एक पंक्ति के 6 अक्षरों के, 10 अक्षरों के, बड़े से बड़ा 26 अक्षर का है। तो अतीत की जो घटनाएं हैं उसको कैसे आपस में हम जोड़ने का प्रयास करें, पुरातत्व में या जो खुदाई में जो वस्तुएं मिले हैं उत्खनन में, उनसे कैसे हम पूरा निष्कर्ष, उनको कैसे जोड़कर सही व्याख्या कर पाएं, उसमें क्या समस्याएं हैं। जैसा कि हमने देखा है कि हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं, जो भौतिक वस्तुएं हमें मिलती हैं पुरातत्वविदों को, वो हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकते हैं। यानी जो वस्तुएं हमें मिलती हैं, इसी से ही हम उस काल के बारे में जानने समझने का प्रयास करते हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। यानी ऐसे जो कपड़े रहे होंगे, बहुत ही जैसे मोहनजोदड़ो से थोड़ा से अवशेष मिलते हैं, कहीं कहीं कपास के साक्ष्य मिलते हैं, या जो चमड़ा है, लकड़ी है, सरकंडे हैं। वैसे सरकंडा जो आपने इस प्रकार के जो मैं चित्र दिखा रहा हूँ, ऐसे जो चीज़ें बनती हैं सरकंडे से बनती हैं, या जो बांस प्रजाति की जो पेड़ वगैरह हो, जो भी पौधे होते हैं, उनके लिए, उनके तने के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वैसे गन्ने के लिए भी सरकंडे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि जो इंग्लिश वाला शब्द है, हिंदी वाला नहीं, इसके लिए जो इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो गन्ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार के जो वस्तुएं हैं, उनसे बनी जो सामग्री है वो निश्चित रूप से नष्ट हो गई है, सड़ गई होगी, उसके अवशेष हमें मिल नहीं सकते। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके हैं ये, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उष्णकटिबंध में आता है, तो ऐसी सामग्रियां निश्चित रूप से नष्ट हो गई हैं। जो वस्तुएं बच जाती हैं वे हैं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा
धातु, पक्की मिट्टी की वस्तुएं, धातुएं, धातु से बनी वस्तुएं, पत्थर से बनी वस्तुएं, जो ईंटें वगैरह हैं, पकी हुई ईंटें हैं, वो हमें मिल जाती हैं और उससे ही जो अवशेष हमें मिलते हैं उससे ही हम अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी। यानी जो एकदम साबुत सामान है वो तो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अनुपयोगी वस्तुएं फेंकी जाती हैं। जो वस्तुएं ठीक ठाक हैं, जिनको दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है, उनको दोबारा काम में लेकर नई चीज़ें बना ली जाई गई होंगी। तो नई वस्तुएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। जो टूटी फूटी वस्तुएं हैं वो इतने सालों में टूट भी गई होंगी वैसे, लेकिन ज़्यादातर टूटी फूटी वस्तुएं ही हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो नई वस्तुएं हैं उनका तो यदि वो दोबारा यूज में आने योग्य हैं तो उनको दोबारा पुनर्निर्माण के काम में ले लिया गया होगा। तो जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं तो वे अतीत में खो गई होंगी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की होंगी। यानी एकदम जो सुरक्षित चीजें हमें मिलती हैं, एकदम जो नई जैसी दिखाई देते हैं या जिनको बहुत कम नुकसान हुआ है, वो वैसी वस्तुएं होंगी जो या तो उस समय जो लोग निवास करते थे उनमें से कुछ लोगों की खो गई, मिट्टी में कहीं दब गई, या वो रखकर कहीं पर छुपाकर मिट्टी में दबाकर भूल गई, या वो मिलती हैं, या उन्होंने कोई सोना चांदी की जो छोटी मोटी मोहरें हैं, या जो तांबे कांसे के बर्तन हैं, या कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं जो कीमती हैं, उनको संचय करके किसी मिट्टी के बर्तन में जमा करके छुपा कर रखे होंगे। वो वस्तुएं हमें मिलती हैं, वो ज़्यादा बेहतर अवस्था में हमें मिलती हैं। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती हैं। यानी कुछ वस्तुएं वहाँ पर संयोग से मिल जाती हैं। यानी हड़प्पा की सभ्यता के लोगों ने जानबूझकर तो वो क्या बराबर नहीं छोड़ी होंगी, लेकिन उन्होंने कहीं छुपाई होंगी, किसी संचय निधि के रूप में, एक खजाने के रूप में छुपाई होंगी। वो सभ्यता नष्ट हो गई होगी, या उनमें से कुछ लोग मर गए होंगे तो उनको अपने उत्तराधिकारियों का या अपने परिवार के लोगों को बताया नहीं होगा। तो ऐसी वस्तुएं ज़मीन में दबी, अब खुदाई करते हैं तो वो तो पूरे इलाके की खुदाई होती है, तो ऐसी वस्तुएं हमें संयोग मात्र से ही मिल जाती हैं। खोजों का वर्गीकरण। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। यानी ये जो एंटरप्राइज है, ये जो उद्यम है, इसमें ये तो सिर्फ शुरुआत है कि पुरावस्तुएं हमें मिल गई हैं। उन पुरावस्तुओं का वर्गीकरण करना, फिर उनकी व्याख्याएं करना, ये उनका मेन काम है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है कि वो क्या काम में ली जाती होंगी, और वस्तुएं क्या काम में आती होंगी उसकी वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम अनुमान कैसे लगाते हैं कि आज के समय उन वस्तुओं का हम क्या यूज कर सकते हैं, वही यूज वो कर सकते होंगे। या ऐसी वस्तुएं जो इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को समझ में नहीं आती कि ये क्या काम में आती होंगी, उनको वो जोड़ देते हैं आध्यात्म से या धर्म से, कि ये किसी अनुष्ठान या धर्म के काम की होंगी, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि इन वस्तुओं का क्या उपयोग हो सकता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं आज के काल में हो सकता है उनके पास, हमारे पास नहीं हो। तो ऐसी वस्तुओं की ज़्यादातर धार्मिक व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है, या फिर दोनों अथवा आनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है। कि जो वस्तु मिली है, क्योंकि एकदम सही आकार में तो बहुत कम वस्तुएं मिलती हैं, तो कोई वस्तु ये कोई औजार है या कोई आभूषण है पुरुष या महिला का, या कोई ऐसी वस्तु है जो किसी प्रकार के यज्ञ वगैरह में या कोई और अनुष्ठानिक काम में आती होगी, तो ये व्याख्या उनको करनी पड़ती है। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है, कि आज उन वस्तुओं का कैसे उपयोग होता है वैसे ही पहले होता होगा, ये अनुमान लगाते हैं। जैसे मन के आजकल क्या करते हैं, हाथों में पहनते हैं, गलों में माला पहनते हैं, तो वैसे ही वो पहनते होंगे। अब वो पहनते पता नहीं कैसे थे या नहीं थे या क्या करते थे, लेकिन अनुमान तो यही लगेगा कि आज जो उपयोग में आता है वैसे ही होता है। या फिर उनके जो कपड़े वगैरह हैं, उनको मूर्तियों से अंदाजा लगता है कि मूर्तियों को कैसे कपड़े पहनाए गए हैं, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। जो चक्कियाँ हैं, आजकल चक्की क्या काम आती है, आटा पीसने के काम आती है या मसाले पीसने के काम आती है, तो उससे अनुमान लगाते हैं कि चक्कियाँ वही काम करती होंगी। पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें पहले क्या काम होती होंगी, ये अनुमान उससे ही लगाया जाता है कि आज क्या काम में आती हैं, या जो ज्ञात इतिहास है उसमें क्या काम में आती हैं, क्योंकि वहाँ का लिखित विवरण तो है नहीं, कहीं लिख तो नहीं रखा कि हम चक्की से ये काम करते हैं, हम आटा पीसते हैं, उन्होंने लिख थोड़ी रखा है। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। यानी कोई वस्तु कहाँ मिली थी, वो घर में मिली थी या नाले में मिली थी या कब्र में मिली थी या भट्ठी में मिली थी, उसके आधार पर भी अनुमान लगाया जाता है कि वस्तु क्या काम आती होगी।
कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानकारी के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी डायरेक्ट आपको कपड़ा नहीं मिले तो आप कपड़े की जानकारी कहाँ से जुटाने का प्रयास करेंगे? मूर्ति से। जो चित्र बने हुए हैं, जो मूर्तियां बनी हुई हैं, वहां पर उनको किस प्रकार के कपड़े पहनाए गए हैं उससे अनुमान लगाना पड़ता है। तो वो डायरेक्ट आपको कपड़ा तो नहीं मिला, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है किसी मूर्ति में, किसी चित्र में, तो उससे अनुमान लगाया जाता है, उस चित्र से हमें जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है, यानी उनको कौन सा संदर्भ है देकर कौन सी वस्तु की व्याख्या कैसे की जाए, इस प्रकार के मामलों को उनको अपनी एक मापदंड बनाना पड़ता है और उसके आधार पर उसको विकसित करके उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। यानी पहली बार जो मोहर मिली उसको वो क्या बताएं कि वो कौन से काल की है। अब एक मोहर की डेट वो कैसे निकालें? तो उनको कोई अनुमान ही नहीं लगा। जैसे हमने पढ़ा भी था कि कनिंघम को जब वो मोहर मिली तो उनको कुछ आइडिया ही नहीं हुआ कि कितनी पुरानी हो सकती है। लेकिन जब मेसोपोटामिया के अंदर वैसी ही मोहर मिली और मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो पढ़ी जा चुकी थी और वहाँ की सभ्यता की डेट वगैरह के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, तो उसके साथ अटैच करके ये अनुमान लगाया गया कि ये सभ्यता भी इतनी पुरानी हो सकती है, क्योंकि दोनों की खोजों की आपस में तुलना होगी, दोनों के संबंधों की आपस में तुलना हो गई। अब व्याख्या में क्या समस्याएं आती हैं? पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं कि वहां पर कैसी पूजा करते होंगे, कौन देवी देवता होंगे, किस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम वो करते होंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है पता करने की, क्योंकि लिखित विवरण के बिना ये पता लगा पाना कि वो किसकी पूजा करते होंगे, कैसे करते होंगे, या कोई वो स्नान करते थे धार्मिक प्रकार के, या धार्मिक यात्राएं करते थे, क्या करते होंगे, ये बहुत ही मुश्किल है इसकी व्याख्या करना। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। यानी जो वस्तुएं असामान्य हैं, अपरिचित हैं, ऐसे आकार की हैं कि अनुमान नहीं लगता कि आभूषण है कि औजार है कि क्या काम में आती होगी, तो उनके वो अनुमान लगाते हैं कि ये कोई धार्मिक महत्व की हो सकती है। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी की मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है साइड में एक प्रतिमा, इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसने ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन रखे हैं गले में और पेट के आसपास, और इसके सर पर भी एक विशेष प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो इसको पुरातत्वविद समझ नहीं पाएगी क्या हो सकती है, क्या कोई सामान्य महिला हो सकती है, क्या कोई रानी हो सकती है, क्या हो सकती है। तो उन्होंने इसको मातृ देवी बताया, क्योंकि बड़ी मात्रा में बहुत से स्थानों पर ये मूर्तियां मिली हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई वहाँ की देवी होगी जिसकी लोग पूजा करते होंगे, इसीलिए वो मकानों में और गढ़ में सभी जगह पर वहाँ पर उसकी मूर्तियाँ हमें अनेक शहरों में, अनेक गाँवों में, अनेक बस्तियों में देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, ये जो श्रृंगार की सामग्री देखो सर पर कैसे लगा रखी है उन्होंने, शामिल हैं। तो उनको ये व्याख्या नहीं कर पाए कि इनका क्या महत्व रहा होगा, तो उन्होंने इसको धार्मिक महत्व से जोड़ने का प्रयास किया। इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर बैठा हुआ दिखाया गया था, जो मैंने आपको दिखाया था, अभी दोबारा देख लीजिए। इसको शिव का पुराना रूप माना गया है कि ये जानवरों का देवता होगा, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं, और एक योगी की मुद्रा में इसको दिखाया गया है। और ऐसे ही एक पुरोहित राजा, जो आपने पहले भी देखी थी, ये दोबारा भी आप देख रहे हैं, को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अब उसकी व्यक्ति के देखने से थोड़ा सा कह सकते हैं उसकी आंखें थोड़ी सी झुकी हुई हैं, एक योगी की मुद्रा में है, तो कोई इसको योगी बता देता है। कोई हो सकता है कि ऐसा कहता है कि ये वहाँ का राजा होगा, पुरोहित होगा जो राजा का काम संभालता होगा। तो ये सारे अनुमान हैं, यानी जिस चीज़ की व्याख्या कर नहीं पाते कि ये क्या है, उसके बारे में अनुमान अलग तरीके से सारे लगाने का प्रयास कर सकते हैं। कोई राजा बताता है, कोई उसको धर्माधिकारी बताता है, कोई देवता बताता है। तो ये सब जानकारियाँ ठीक तरीके से लिखी हुई नहीं है, या जो लिखी हुई है वो हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसके कारण ये व्याख्या की समस्या आती है कि इसकी व्याख्या करें तो करें कैसे। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को आनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इनमें विशाल स्नानागार तथा कालीबंगा और लोथल से मिली वेदियां हैं। जैसे सॉरी, एक बार रोकना पड़ रहा है, बीच में ट्रेन की आवाज़ आ रही थी काफ़ी दूर से। 1:17 पर शायद कोई मालगाड़ी जा रही है। स्टेशन थोड़ा नज़दीक ही है मेरे घर से, तो बीच में ट्रेन डिस्टर्ब कर रही है। दोबारा शुरू करते हैं, निकल गई है ट्रेन अभी। तो
लोथल से और कालीबंगा से जो वेदियाँ मिली हैं, जो अग्नि वेदियाँ जिनको कहा जा रहा है कि वहाँ पर यज्ञ वगैरह होता होगा, या जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है, जो ग्रेट बात है, वो उनका आनुष्ठानिक महत्व लगाया जाता है कि यहाँ पर किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते होंगे। मोहरों जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है मोहरों के आधार पर कि वहाँ पर किस प्रकार की धार्मिक चीज़ें होती होंगी, किस प्रकार के देवता वगैरह होते होंगे, उसका अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। जिन मोहरों पर पेड़ पौधे बने हुए हैं उनसे अनुमान लगता है कि प्रकृति की पूजा वहाँ पर करते होंगे। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाले जानवर को यूनिकॉर्न कहते हैं। तो आप यहाँ पर जो एक सींग वाला जानवर है उसको आप जो गेंडा है वो नहीं समझेंगे। गेंडा भी वैसे तो एक सींग वाला जानवर है, उसके लिए आप यूनिकॉर्न शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक सींग वाला जानवर है वो गेंडा नहीं है। उसकी आकृति कुछ कुछ घोड़े जैसी, कुछ कुछ वृषभ जैसी दिखाई देती है, लेकिन वो एक सींग वाला जानवर है और वैसा जानवर दुनिया में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, कहीं पर भी न अवशेष मिले हैं, न वो आज की तारीख में ऐसा कोई जानवर है। यानी एक काल्पनिक जानवर दिखाई देता है। हो सकता है वो 3-4 जानवरों का मिश्रण है या किसी देवता का वाहन वगैरह उसको माना गया है, तो उस प्रकार का काल्पनिक जानवर हमें मोहरों पर देखने को मिलता है, तो उसको भी एक धार्मिक महत्व से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, यानी यूनिकॉर्न कहा जाता है। कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं, यानी वो कल्पित जानवर है या संश्लिष्ट है, यानी 2-3 जानवरों को मिलाकर एक अलग से जानवर बनाने का प्रयास किया गया है। कोई धार्मिक महत्व के आधार पर हो सकता है, इस प्रकार की व्याख्या की जाती है। हालांकि समस्या है व्याख्या करने में कि कैसे करें। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। राइट साइड में आप देख भी सकते हैं, ये वाली जो आकृति है, इसके सर पर जो सींग है, आसपास के जो जानवर हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, आद्य शिव है, यानी जो आद्य ऐतिहासिक काल में जो शिव का रूप है उसको बताया गया है। अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप, जो शिव हिंदुओं का एक प्रमुख देवता है, उसके आरंभिक रूप की या आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान जो उसका रूप है उससे इसकी तुलना की गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी जो शिवलिंग होता है या जो मनुष्य के जननांग हैं उनसे उसकी तुलना करने का प्रयास किया गया। अब उनके आकार हैं वो किसी और महत्व के भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी तुलना जननांगों से भी की गई है या शिवलिंग से भी की गई है। जो शंकुआकार वस्तुएं हैं वो जो कुछ दूसरी प्रकार की भी वस्तुएं हैं जो महिलाओं और पुरुषों के जननांगों से उनकी तुलना की गई है और उनको किसी प्रकार के धार्मिक महत्व से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर दिया भी गया है कि लिंग शब्द है वो उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। तो जो वहाँ पर लिंग जैसी आकृतियाँ मिली हैं उनके लिए कहा गया है कि जो जिस प्रकार से आधुनिक काल में शिवलिंग की पूजा होती है उस प्रकार से वहाँ पर शिव के प्रतिरूप के रूप में उस आकृति की पूजा होती होगी। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं, यानी अनुमान लगाया है कि बाद की परंपराएं भी वैसी ही होंगी। तो पुराने समय में या जो उसके बाद के समय में जैसे वैदिक काल में या उसके बाद में जो मौर्य काल वगैरह आते हैं या और भी जो काल आते हैं या आज का जो आधुनिक काल है, आज जैसी परंपराएं चलती हैं या बीच के काल में जैसी परंपराएं चली तो प्राचीन में भी वैसी परंपराएं चलती होंगी, तो उससे जोड़कर व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर, यानी आज उन्हें क्या जानकारी है उससे वो अतीत की ओर बढ़ते हैं और उसी से उन बातों की, उन वस्तुओं की वो तुलना करने का प्रयास करते हैं। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। यानी चक्कियाँ और जो अन्य पात्र हैं उनके जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह या औजार हैं, उसके बारे में तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज जिस काम ये आते हैं उसी काम 5000 साल पहले आते होंगे। लेकिन जो धार्मिक महत्व की वस्तुएं हैं उसमें धार्मिक कार्यक्रम वैसे ही होते होंगे या वैसे ही पूजा होती होगी या इसी प्रकार से देवता होंगे, तो उसके बारे में जो वर्णन करने का प्रयास है वो थोड़ा सा संदेहास्पद लगता है, थोड़ा सा संदेह उस पर होता है कि हम कैसे ये तय कर सकते हैं कि 5000 साल पहले भी इसी प्रकार की धार्मिक महत्व हैं और जो आज जिस वस्तुओं की हम पूजा करते हैं वैसी वस्तुओं की पूजा वगैरह होती होगी। उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मोहरों को देखते हैं। ये देखिए आद्य शिव वाली एक मोहर आपको दिखाई दे रही है राइट साइड में। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद का काल है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का काल है लगभग 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व का। तो यहाँ पर जो शिव का रूप मिलता है उसको बताया जाता है रुद्र। जो रुद्र नाम के एक देवता का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है वो ये बताया गया है कि वो शिव जी का रूप है, यानी वो शिव जी के लिए रुद्र शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप हड़प्पा काल के जो शिव के प्रतिरूप है उसकी तुलना
ऋग्वेद के काल के रुद्र से तुलना करेंगे तो उसमें मैच दिखाई नहीं देता आपस में। कैसे नहीं दिखाई देता, इसके बारे में अभी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। कौन सा नाम? रुद्र, जो ऋग्वेद की पौराणिक परंपराएं हैं। पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में अध्याय 4 भी देखिए, ये आगे आएगा तभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति, जैसे यहाँ पर पशुओं से घिरा गया बताया है, हड़प्पा काल में जो मोहर मिली है तो उसको पशुपति कहा गया है, तो ऋग्वेद में न तो उसको पशुपति बताया गया है, न किसी प्रकार के जानवरों का, किसी विशेष रूप से मवेशियों का स्वामी वगैरह उसको बताया गया है, उनका देवता बताया गया है, न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है, यानी शिव का योगी के रूप में भी नहीं वर्णन किया गया है ऋग्वेद के अंदर। तो इनको आपस में आप कैसे मिला सकते हैं कि वो जो आकृति जो अभी हमने देखी थी, ये जो नीचे वाली आकृति है, और जो इसको पशुपति नाम दिया गया है, शिव का पशुपति रूप, या जो रुद्र जो देवता जिसको शिव का ही एक रूप बताया गया है, जो शिव का ही नाम दिया गया है, इन दोनों को आपस में आप कैसे मैच कर सकते हैं कि एक ही व्यक्ति होंगे या एक ही ये देवता होगा। तो ये थोड़ी सी व्याख्या वाली यहाँ पर समस्या होती है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। जो चित्रण यहाँ पर हड़प्पा की मोहर में देखने को मिलता है और जो रुद्र का विवरण हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, उनमें आपस में मैच नहीं होता, आपस में बिल्कुल भी मिलाप नहीं है। फिर क्या ये कोई शमन था? वैसे शमन शब्द यहाँ पर हिंदी के लिए तो नहीं, अंग्रेजी में शैमन होता है, यानी जो ऐसे लोग जो किसी प्रकार का मतलब जादू टोने के माध्यम से या आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से लोगों को ठीक कर देते हैं, यानी हाथ से या मंत्र पढ़कर, इस प्रकार का कोई ये देवता व्यक्ति होगा जिसके बारे में मान्यता होगी किसी प्रकार की। तो ऐसे भी कुछ विद्वान आशंका जताते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के दौरान इस प्रकार के कोई शैमन था जो अपनी शक्तियों के माध्यम से लोगों को ठीक करता होगा और उसके बारे में मान्यता होगी, तो उसको कभी अलग प्रकार से चित्रित किया जाता है, कभी दूसरे प्रकार से चित्रित किया जाता है। इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है, यानी इतनी खुदाइयाँ हुई, इनसे क्या हासिल हुआ है, क्या जानकारी हमें मिल पाई है। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए हैं कि सामाजिक भिन्नताएं कैसी थी। मैंने आपको बताया भी था, उनके जो समाधान है और विलासिता की वस्तुएं हैं उनसे ही थोड़ी जानकारी मिल पाती है। और सभ्यता की कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी है, हालांकि पूर्णतया जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते कि यदि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी गई होती या अब पढ़ लेते हैं तो हम कितना और जान पाएंगे या कितना और जान पाते। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है, द्विभाषिक अभिलेख से मैं जानकारी आपको थोड़ी सी दे देता हूँ। जैसे मिस्र की सभ्यता की लिपि कैसे पढ़ी गई, एक ऐसा अभिलेख 1799 में नेपोलियन के सैनिकों को मिलता है जिस पर 3 भाषाएं लिखी गई हैं और उसमें मिस्र की प्राचीन हायरोग्लिफिक लिपि भी लिखी गई है, 3 लिपियां उसके ऊपर हैं। तो जो एक लिपि है वो पढ़ी जा चुकी है, तो उसके आधार पर, क्योंकि तीनों एक ही बातें लिखी गई हैं, 3 भाषाओं में लिखी गई हैं, तो अनुवाद करके ये पता लगा लिया कि उस लिपि को पढ़ लिया गया। ऐसे ही जो मेसोपोटामिया वाली लिपि है, किलाक्षर लिपि, वो भी 3 भाषाओं वाले 3 लिपियों वाले एक अभिलेख में लिखी हुई मिल गई, ऐसा अभिलेख मिल गया, तो उससे वो लिपि भी पढ़ी गई। आज तक हड़प्पा सभ्यता वाली जो लिपि है उसका किसी दूसरी भाषा के साथ कोई अभिलेख नहीं मिला है। ऐसी कोई भाषा जो पढ़ ली गई हो, ऐसी कोई लिपि शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी कोई लिपि जो पढ़ ली गई हो उसके साथ अभिलेख नहीं मिला है, तो इसीलिए उसको पढ़ना आज तक इतना मुश्किल बना हुआ है। साथ ही उसका विवरण, उसमें जो बड़े अभिलेख भी हमें नहीं मिले हैं, तो कुछ जानकारियाँ हैं जिसके कारण ये नहीं पढ़ पाए हैं। एक मुख्य बात यही है कि कोई द्विभाषिक या त्रिभाषिक अभिलेख हमें नहीं मिला है। तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है, यानी कोई ऐसा अभिलेख मिल जाए जिसमें कोई दूसरी भाषा भी साथ में लिखी हुई हो, तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमें मिल सकते हैं इस सभ्यता की लिपि को पढ़ने के बाद में। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक आनुष्ठानिक संरचना थी, क्या कोई सामान्य तालाब था, या वास्तव में उसका कोई धार्मिक मतलब था? साक्षरता कितनी व्यापक थी, यानी मोहरों पर हमें बड़ी मात्रा में लिपि के अवशेष मिलते हैं, लेकिन क्या वास्तव में जो एक बड़ी जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी होगी? हड़प्पा इस कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं? जैसे हम मिस्र की सभ्यता में देखते हैं, कुछ कब्रों में इतने सोना चांदी और इतनी आकर्षक कब्रें, इतना उसमें सामान छोड़ा जाता है, और कुछ बिल्कुल साधारण कब्रें हैं। तो उससे मिस्र की सभ्यता में आइडिया हो जाता है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन धान्य था और कुछ लोग गरीब थे।
जो हड़प्पा की सभ्यता है उसमें जो समाधान है, जो कब्रें हैं, उनमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। हालांकि कुछ में कुछ औजार, कुछ आभूषण वगैरह रखे गए हैं, लेकिन इतना वेरिएशन नहीं है कि कोई कब्र में तो बहुत ही ज़्यादा महंगी सामग्री है और कुछ कब्रों में बिल्कुल ही कम सामग्री है। यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन कब्रों में सामाजिक विषमता का हमें दिखाई नहीं देता है। स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं कि महिलाएं क्या काम करती थी, पुरुष कौन सा काम करते थे। यानी जो मिट्टी के बर्तन हैं वो महिलाएं बनाती थी, या आज की तरह होता है कि वो उन्हें रंगने का काम करती हैं। यानी आज के समाज में आप देखते हैं तो जो पुरुष हैं वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, या आप आज से 50 साल 100 साल पहले की बात करें, और महिलाएं उनको रंगने का काम कर रही हैं। तो क्या 5000 साल पहले भी ऐसा ही होता था? दूसरे शिल्पकर्मी क्या कार्य करते थे, किस प्रकार से करते थे? नारी की जो मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, मृण मूर्तियां, उनका क्या उपयोग रहा होगा? क्या वास्तव में वो कोई देवी थी? क्या वास्तव में उसकी पूजा होती थी? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर भी बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए हैं। उनके संबंध किस प्रकार से होते थे, उनके विवाह वगैरह कैसे होते थे, उनकी जिम्मेदारियां किस प्रकार से बटी हुई थी, इसके बारे में भी कोई जानकारी हमें विस्तार से नहीं मिल पाई है। और यह भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। यानी स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में भविष्य में हो सकता है कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में, कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ में कोई इतिहासकार या पुरातत्वविद इनके संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करेगा और हमें नई जानकारी मिल पाएगी, ऐसी उम्मीद है। ये यहाँ पर दिया गया है, ये देखो जो चित्र आपको दिख रहे हैं, ये मोहरे हैं या लिंग हैं? ये क्या ये शिवलिंग है, या मनुष्य के जो जननांग हैं उनका प्रतीक दिखाया गया है, या ये किसी खेल से संबंधित है? जैसे पासे वाले जो कार्डबोर्ड वाले गेम्स होते हैं उसमें किसी प्रकार की चालें चलने के लिए किसी प्रकार के जो आप देखते हैं पासे वगैरह, उस प्रकार की कोई चीज़ें हैं, तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि आज के शिवलिंग के आधार पर उसकी पूजा को देखते हुए उससे इसकी तुलना करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक प्रयास ही है। आप पूर्णतया 100% कोई भी ये नहीं कह सकता कि ऐसा ही हुआ होगा। सबसे आरंभिक उत्खनकों में से एक अर्नेस्ट मैकेने इन पत्थरों के विषय में यह कहते हैं कि लाजवर्द मणि, जेस्पर, चाल्सिडनी या इसको कैल्सिडनी बोलते हैं, तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तराशे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर यानी कार्डबोर्ड वाले जो गेम होते हैं उन पर खेले जाने वाले खेलों में भी इनका उपयोग हो सकता है। तो ये अर्नेस्ट मैके ने लिखा है 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में। तो उन्होंने बताया है कि हो सकता है कि ये जो आज जो शिवलिंग की पूजा होती है उससे भी उसकी तुलना करने का प्रयास किया, या हो सकता है किसी प्रकार का कोई गेम हो उसमें ये काम में आता हो। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ पर एक ये खिलौना गाड़ी दी गई है, ये आप देख सकते हैं मिट्टी की बनी हुई, जो कि अवशेषों में हमें मिली है। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। फिर इसमें देखिए पुरापाषाण काल के बारे में, नवपाषाण काल के बारे में जो कालखंड दे रखे हैं। पुरापाषाण काल 3 भागों में बटा है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इनके वीडियो भी अलग से भी मैं बना चुका हूँ। 20 लाख वर्ष से 80,000 तक निम्न पुरापाषाण काल हो गया। 80,000 से 35,000 तक लगभग एनसीईआरटी के अनुसार मध्य पुरापाषाण काल हो गया, और 35,000 से 12,000 साल तक उच्च पुरापाषाण काल हो गया। फिर ये मध्य पाषाण काल है, फिर नवपाषाण काल है जिसको नवपाषाण क्रांति भी कहा है, और ये कहाँ से है 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व तक। फिर ताम्रपाषाण काल 6,000 से 2600 ईस्वी पूर्व तक, जहाँ 6,000 ईस्वी पूर्व में पहली बार तांबे का प्रयोग होता है। फिर 2600 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा सभ्यता, 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन 1900 से जो 1300 है वो तो आप उत्तर उसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं, लेकिन विशेष तौर से यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो है ऋग्वैदिक काल, और उसके बाद में 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो है उत्तर वैदिक काल, जिसमें बाकी वेदों की रचना हुई, कुछ सामाजिक परिवर्तन भी आए। 1000 ईस्वी में लोहे की जो इस्तेमाल है वो भी होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा 1000 ईस्वी पूर्व में आरंभिक लोह काल यानी लोहे की भी शुरुआत हो जाती है। महापाषाण समाधान जो दक्षिण भारत के अंदर आपको बड़ी बड़ी पत्थरों से अटी हुई कब्रें मिलती हैं, उसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। और 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल, यानी यहाँ पर जो लिपि का इस्तेमाल होता है जो पढ़ी जा चुकी है उसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी भी है। तो ये आरंभिक ऐतिहासिक काल हो गया। सभी तिथियां अनुमानित हैं, यानी आपको कोई एक एक साल का हिसाब नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में हुए विकास की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं हैं। यहाँ दी गई तिथियां हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती हैं, यानी इन तिथियों को आप हर जगह के लिए एकदम सटीक नहीं मान सकते। इसीलिए आपको अलग अलग पुस्तकों में इन जो तिथियां हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी अलग अलग राय देखने को मिलती है। काल रेखा 2 में
1875 में हड़प्पाई मुहर पर कनिंगम की रिपोर्ट, जो उसको मुहर पहले वाली मिली थी। 1921 में जहाँ दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करते हैं, उनके साथ माधव स्वरूप वत्स है, वो हड़प्पा में खुदाई का काम शुरू करते हैं। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खननों का आरंभ, हालांकि इसकी शुरुआत हो गई है 1922 में ही राखलदास बनर्जी के द्वारा। फिर REM व्हीलर, जो मोर्टिमर व्हीलर हैं, उनके द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का कार्य 1946 में। 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई की गई, शुरुआत की गई। BB लाल और BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगा में खुदाई 1960 में शुरू हुई। हालांकि कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, ज़्यादा जानकारी इनके बारे में यहाँ पर बुक्स में नहीं दी गई है। इसके बारे में यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको मेरे दूसरे वीडियो देखने होंगे। MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का प्रारंभ पाकिस्तान के अंदर। जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का प्रारंभ, यानी जो 7 स्तर हमें देखने को मिलते हैं, उन 7 सतहों का अवलोकन करना, उसके बारे में जानकारी देना खुदाई के माध्यम से 1986 में। RS बिष्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खननों का प्रारंभ 1990 में, यानी ये बहुत ज़्यादा जाकर बाद में इसकी खुदाई होती है। तो ये जानकारी यहाँ पर है। इसके बाद में यहाँ पर एक जो कंकाल दिया गया है, उसका चित्र दिया गया है, उसके साथ जो बर्तन वगैरह मिले हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, एक हड़प्पाई शवाधान। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो ये पूरा चैप्टर है आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, और इन वीडियोज़ के माध्यम से, एक वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि आप हड़प्पा की सभ्यता को कैसे समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज़ है, इसके माध्यम से आपको पहला चैप्टर कक्षा 12 के विद्यार्थियों को आसानी से क्लियर हो गया होगा, और वो निश्चित रूप से उसको समझ पाए होंगे। या अन्य एग्ज़ाम्स के में भी जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैंने बीच बीच में और भी चीज़ें ऐड की हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए NCERT पढ़कर वो अपना बेस मजबूत कर सकें और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकें। तो उम्मीद करता हूँ, मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि सभी के लिए एक हेल्पफुल वीडियो बने, सबके काम आए। वीडियो बड़ा भी बन जाता है, उसके कारण कई लोग देखते नहीं हैं, तो उसके लिए कोई चारा नहीं है। कई बार क्या है, जैसे मैंने आज एक फ़्लो में पढ़ाना शुरू किया, रात में लगभग 12 बजे मैंने पढ़ाना शुरू किया था, बीच में मैंने एक ब्रेक भी लिया पानी वगैरह पीने के लिए, तो लगभग ये 2 घंटे में मैंने इतना बड़ा वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो यदि इसमें मैं बीच बीच में एक एक पॉइंट का 5-5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, हालांकि मैं 5 मिनट वाली वीडियो भी बनाता हूं कुछ क्वेश्चन आंसर के, लेकिन इस पार्ट के यदि मैं 10-10 मिनट की वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा तो न तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊंगा, न आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरी राय तो यही है, आप वीडियो पूरा देखे करें और अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।